पुस्तक 18 हाय गॉड अध्याय 25 अथाह फल प्रकट होता है। बेली और उसका भाई लिनली और उसका भाई दोनों समूह एक पंक्ति में आगे बढ़ते हुए आगे बढ़े। हालांकि वे चारों बहुत तेज गति से आगे नहीं बढ़े और रास्ते में वे आसपास के इलाकों पर लगातार नजर रखते रहे। बॉस, मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कि शक्ति बढ़ाने वाला एबिस फल कैसा दिखता है? बेबे की आंखें जिज्ञासा से भर गईं जब उसने मन ही मन पूछा। लिनली ने भी आसपास के माहौल को देखा। अथाह फल, ये देखने में तो कोई साधारण फल लग रहा होगा। कुछ अजीब सा लग रहा है। लिनली ने हवा सूंघी और जैसे ही उसने ऐसा किया उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई जो उसके शरीर में समा रही थी। उसका मन तुरंत साफ हो गया और कोहरे का वह भयावह प्रभाव जो हमेशा से मौजूद था भी धीरे धीरे दूर हो गया। बॉस, आगे धूसर कोहरा बहुत धुंधला है, बेबे ने जल्दी से कहा। लिनली के मन में एक विचार आया। लगता है हम लगभग पहुंच ही गए हैं, चलो चलें। वह तेजी से आगे बढ़ा और बेली और उसके भाई ने भी ऐसा ही किया। लिनली लगभग 100 मीटर और आगे बढ़ा तो पाया कि कोहरा पूरी तरह छट गया था। ये कैसा पेड़ है? लिनली ने आगे खाली जगह के बीचों बीच देखा और देखा कि एक बहुत बड़ा और फलता फूलता बौना पेड़ मौजूद था। बौने वृक्ष का मुख्य तना इतना बड़ा था कि दो लोगों को एक दूसरे का हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में लपेटना पड़ता था तथा इसकी ऊंचाई 30 मीटर से भी कम थी। हालांकि उस पेड़ की 1 करोड़ शाखाएं थीं, जिनमें से प्रत्येक कम से कम 1 या 200 मीटर लंबी थी। इन बेहद लंबी शाखाओं से कई और टहनियां भी निकली हुई थीं। नतीजतन इस अकेले बड़े बौने पेड़ का व्यास सैकड़ों मीटर तक फैला हुआ था। बॉस, देखो, यह क्या है? बेबे ने आश्चर्य से पुकारा। लिनली की पुतलियां सिकुड़ गईं। उस बौने पेड़ के शिखर पर एक बड़ी शाखा पर पत्तों के बीच एक फल लगा था जो मुट्ठी के आकार से थोड़ा बड़ा था। ये फल लगभग पूरी तरह गोलाकार था, जिसका बैंगनी रंग का छिलका क्रिस्टलीय और पारभासी था, जो चमकदार रोशनी से घिरा हुआ था, देखने में चकाचौंध करने वाला। साथ ही उससे धीरे धीरे धुंधली धुंध भी निकलती रही। कितना ताज़ा एहसास है। लिनली ने गहरी सांस ली और उसका मन और भी साफ हो गया और उसकी आत्मा भी बहुत सुकून महसूस करने लगी। क्या यही है अथाह फल? लिनली खुद को रोक नहीं पाया और पास खड़े बेली और उसके भाई की तरफ देखने लगा। बेली की आंखें चमक रही थीं जब वह एबिस फ्रूट को घूर रहा था, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ा। इसके बजाय उसने साफ आवाज में कहा, लिनली, यही एबिस फ्रूट है। लेकिन मैं तुम्हें आगाह कर दूं, एबिस फ्रूट इतनी आसानी से नहीं मिलता। एबिस फ्रूट की रखवाली करने वाला स्पिरिट स्नैक अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। अनगिनत वर्ष पहले एबिस फ्रूट की कटाई की प्रक्रिया से गुजरने के कारण बेली को स्पष्ट रूप से पता था कि यह कितना खतरनाक था। लिनली को भी पता था, यद्यपि ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अथाह फल को बस वहां रखा गया था। यदि वह जल्दबाजी में आगे बढ़ता तो निस्संदेह उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ता। बॉस, मैं जाऊंगी। बेबे बहुत आत्मविश्वास से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गई। बेबे, जल्दबाजी मत करो, लिनली चिल्लाया। अरे, बेबे ने उसकी ओर देखा। अभी तो बस देखते रहो। लिनली ने आसपास के माहौल को गौर से देखा। अचानक सरसराहट, अथाह फल वाले पेड़ की शाखाओं पर हरे पत्ते मानो हवा से हिलकर कांपने लगे। उस आवाज ने आसपास की शांत शांति को तुरंत भंग कर दिया। साथ ही सैकड़ों मीटर के उस क्षेत्र में फैले सभी पत्ते हरी ऊर्जा से चमकने लगे और धीरे धीरे हरे पत्तों के ऊपर एक के बाद एक हरे सांप बनने लगे। प्रत्येक सांप हथेली के आकार का था। इतने सारे! बेबे ने ठंडी सांस ली। हालांकि उसे हरे सांपों से डर नहीं लग रहा था, फिर भी इतने सारे सांप देखकर उसकी खोपड़ी में सिहरन सी होने लगी। लिनली अपनी आंखें सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक सका। एक ही नजर में उसे हजारों हजार हरे सांप दिखाई दिए। पेड़ के लगभग हर हिस्से पर अनगिनत हरे सांप दिखाई दे रहे थे। और ये तो बस शुरुआती कोर्स है, बेली ने ठंडे स्वर में कहा। स्पिरिट स्नैक, तुम भी बाहर आ जाओ, बेली की आवाज गूंजी। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे यहाँ घात लगाने आऊं? लिनली और बेबे दंग रह गए। क्या ये हरे सांप आत्मा सांप नहीं थे? हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें मेरे अस्तित्व का पता होगा। शाखाओं के बीच से एक स्पष्ट शैतानी आवाज गूंजी। ये तो वाकई बहुत ही दिलचस्प है। मैं पहले तुम्हारे साथ थोड़ा और खेलना चाहता था। अब खुद को प्रकट करने से आश्चर्य और बिगड़ जाएगा। जैसे जैसे आवाज गूंजती रही, धीरे धीरे एबिस फ्रूट के पेड़ पर उसका असली रूप प्रकट होने लगा। लिनली, बेबे और ब्लोन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। लगभग 10 मीटर लंबा और एक हाथ जितना मोटा एक बड़ा हरा सांप अचानक पेड़ की एक शाखा से धीरे धीरे निकला। यह विशाल सांप पेड़ के तने के चारों ओर कुंडली मारे बैठा था। उसका सिर उठा हुआ था और उसकी ठंडी कपटी आंखें बैंगनी सर्प जैसी रोशनी से चमक रही थीं। और वह दूर खड़े लिनली, बेली और बाकी दो को घूर रहा था। सांप की बैंगनी निगाहें मानो उन पर वार कर रही थीं। लिनली और बेबे अपनी आंखें सिकोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सके। वे हरे सांप की निगाहों में सीधे देखने को तैयार नहीं थे। लिनली, हमें बस इतना करना है। अनगिनत हरे सांपों के हमले और स्पिरिट स्नैक के अवरोध के बीच एबिस फल हासिल करना है, बेली ने शांति से कहा। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, स्पिरिट स्नैक एबिस फल के पेड़ को नियंत्रित करके तुम पर हमला कर सकता है और तुम्हें जकड़ सकता है। ठीक है, एबिस फल जिसे भी मिलेगा वह उसी का होगा। बोलने के बाद बेली के पूरे शरीर से धीरे धीरे मिट्टी जैसी पीली आभा निकलने लगी। दिव्य पृथ्वी शक्ति, लिनली ने भौहें चढ़ाईं। बेबे ने उत्साह से अपने होंठ चाटे। बॉस, देखो मैं वो एबिस फ्रूट कैसे ले आता हूँ। मुझे उन छोटे हरे सांपों से कोई डर नहीं है। एबिस फ्रूट पक्का मेरा होगा। बेबे के हाथों में वो गॉडस्पार्क खंजर आ गया
और उसने बेली को भी गौर से देखा। बेली स्पष्ट रूप से अपनी शक्ति का निर्माण कर रहा था। हाँ, एक अचानक धमाकेदार चीख के साथ बेली के शरीर पर मौजूद मिट्टी जैसी पीली आभा उसके दाहिने पैर के चारों ओर फैल गई। बेली ने अपना दाहिना पैर ऊपर उठाया और फिर जमीन की ओर एक क्रूर सीधी रेखा में गिर पड़ा। धमाका! पूरी धरती एक भयानक धमाकेदार आवाज के साथ गर्जना कर उठी और उसके पैरों से धरती के अंदर से एक मिट्टी जैसी पीली रोशनी बाहर निकली। अजीब बात ये थी, बेली के पैरों के नीचे की जमीन बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी। दुनिया की धड़कती धड़कन का एक विस्फोट। लिनली अंदाजा लगा सकता था कि इस हमले में कितने गहरे रहस्य छिपे हैं, लेकिन लिनली खुद अभी ऐसा करने में सक्षम नहीं था। लिनली ने तुरंत पेड़ की ओर देखा। टकराना, 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 टकराना। विशाल वृक्ष के नीचे जमीन में एक के बाद एक धमाकेदार गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजने लगीं और चट्टानी पहाड़ी इलाके में एक बड़ा सा गड्ढा बन गया, जिससे टूटे हुए पत्थर हर जगह बिखर गए। एबिस फ्रूट ट्री की छोटी छोटी शाखाएं भी चकनाचूर हो गईं, चपटी हो गईं और उड़ गईं, और कई हरे सांप भी जल्दी से बच निकले। अथाह वृक्ष का मुख्य तना भी कांप उठा, लेकिन मुख्य तना और बड़ी शाखाओं को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जाहिर है वे बहुत मजबूत थे, सिर्फ छोटी शाखाएं और पत्तियां ही क्षतिग्रस्त हुईं। अव्यवस्था, टूटी हुई छोटी शाखाएं और बहुत सारे पत्ते हर जगह उड़ रहे थे, जिसके कारण एबिस फ्रूट ट्री अराजकता की तस्वीर में बदल गया। चलो चलें। लिनली की आंखें चमक उठीं और वह धनुष से निकले तीर की तरह आगे बढ़ा। यही वह क्षण है। बेबे भी उसी समय चिल्लाई, लेकिन बेली ने बेबे और लिनली से भी ज्यादा तेज प्रतिक्रिया दी थी। वह तेज रफ्तार से आगे बढ़ा। उसके शरीर से एक बार फिर वही मिट्टी जैसी पीली आभा निकलने लगी, जिससे लगातार लहरें उठ रही थीं। बेली की निगाहें स्थिर थीं और उसके हाथों में एक काला सा युद्ध तलवार दिखाई दे रहा था। हाहा! पेड़ से एक दुष्ट हंसी गूंजी। तुरंत स्विश 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 स्विश, पेड़ की हरी पत्तियों से अनगिनत हरे सांप तूफान में बरसती बूंदों की तरह बरस पड़े। अनगिनत हरे सांपों ने एक साथ लिनली, बेबे और बेली पर हमला कर दिया। बैंगनी बालों वाला युवक ब्लोअन दूर खड़ा रहा और आगे नहीं बढ़ा। लिनली ने जब देखा कि इतने सारे हरे सांप आसमान में उसकी ओर दौड़ रहे हैं, तो वह भी पूरी ताकत लगाने को मजबूर हो गया। लिनली के शरीर से भी अचानक एक मिट्टी जैसी पीली रोशनी निकली, जिसने उसे और बेबे को तुरंत घेर लिया और 15 मीटर व्यास वाले एक गोलार्ध का रूप ले लिया। जब तीर की तरह चलते हुए वे हरे सांप ब्लैकस्टोन स्पेस में गिरे, तो उनकी गति अचानक कम हो गई और वे बहुत धीमे हो गए। स्पिरिट स्नैक के आदेश के तहत ये हरे सांप ब्लैकस्टोन स्पेस की प्रतिकारक शक्ति से अवगत थे, लेकिन अगर वे ब्लैकस्टोन स्पेस में प्रवेश नहीं करते तो वे लिनली को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते। इसलिए उनके पास आक्रमण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हाहा! आओ मुझे काटो, तुम सब आओ मुझे काटो। बेबे जोर से चिल्लाया और लिनली के सामने हमला किया, जहां ढेर सारे हरे सांप इकट्ठे होकर हमला कर रहे थे। उसी समय बेबे का शरीर दर्जनों आकृतियों में बदल गया और धमाकों की आवाज के साथ उसका खंजर सांपों के शरीर में घुसने लगा, जबकि उसकी हथेलियां उनके शरीर को कुचलने लगीं। ये आवाजें लगातार गूंजती रहीं। बेबे के आगे होने से लिनली पर दबाव बहुत कम हो गया। बिखरे हुए हरे सांप चारों ओर से उनके चारों ओर इकट्ठा होने लगे। लिनली ने शांति से मिराज को हवा जैसे तात्विक सार से भर दिया और उसे अनगिनत तलवारों के धब्बों में बदल दिया, जिससे आसपास का स्थान भर गया। तलवारों के धब्बों की बहती फुर्तीली हरकतें इतनी तेज थीं कि शैतानी लग रही थीं, और यहाँ तक कि अंतरिक्ष भी उन हरे सांपों के चारों ओर सिकुड़ता और कसता हुआ प्रतीत हो रहा था। हिस! ब्लैकस्टोन स्पेस में हरे सांपों की गति बहुत कम हो गई जब उनका सामना मिराज से हुआ। आवाजों का एक घना समूह सुनाई दे रहा था, क्योंकि एक के बाद एक सांप उन अनगिनत तलवारों के धब्बों से पल भर में चूर चूर हो रहे थे और गूदे में तब्दील हो रहे थे। पिछली बार लिनली के पास कोई अनुभव नहीं था, लेकिन इस बार लिनली पहले से तैयार था, इसलिए इस तकनीक का उसका प्रदर्शन और भी सहज हो गया। लिनली की ओर उड़ते हुए हजारों की संख्या में एकत्रित सांपों में से अधिकांश सांपों को इसका शिकार होना पड़ा। हालांकि अभी भी 3 ऐसे थे जो केवल मामूली रूप से घायल थे और इसलिए निडरता से लिनली की ओर बढ़े उसे काटने के लिए। लिनली ने तुरंत ही गुरुत्वाकर्षण की दिशा बदल दी। ब्लैकस्टोन अंतरिक्ष गुरुत्वाकर्षण अचानक नीचे की ओर बदल गया। गुरुत्वाकर्षण की दिशा में अचानक परिवर्तन के कारण तीनों हरे सांप अचंभित होकर नीचे की ओर डूब गए तथा लिनली को काट नहीं पाए। सिश सिश सिश! तलवार के उन 3 तेज वारों ने जमीन पर गिरे हरे सांपों को चीर डाला और उन्हें तुरंत मार डाला। कभी कभी गुरुत्वाकर्षण की दिशा को अचानक बदलना एक अत्यंत प्रभावी रणनीति होती थी। वो बेली! लिनली ने अपनी आंखों के कोने से उसे देखा और चौंके बिना नहीं रह सका। बेली के शरीर पर मिट्टी की पीली रोशनी की परत लगातार कांप रही थी। जब कई हरे सांप हमला करते तो बेली उन्हें अपने ऊपर वार करने देता, लेकिन जैसे ही वे उस मिट्टी की पीली रोशनी की सीमा में आते उनके शरीर कांपने लगते और फिर कुछ ही पल बाद एक धमाके के साथ पूरी तरह से चूर्ण चूर्ण हो जाते। विश्व की धड़कती धड़कन, कभी न रुकने वाली जीवन शक्ति और साथ ही पृथ्वी का सार। एक ही नजर में लिनली को पता चल गया कि बेली किन 3 गहन रहस्यों का इस्तेमाल कर रहा था। गहन रहस्यों के विभिन्न सम्मिश्रण के अलग अलग परिणाम हुए। लिनली को यह नहीं पता था कि अनगिनत वर्षों के गहन चिंतन के बाद इन हरे सांपों से निपटने के लिए बेली ने यही सबसे बेहतरीन तकनीक ईजाद की थी। इस तकनीक को ईजाद करने में उसे लगभग 100 करोड़ साल लगे थे। लेकिन उड़ने की गति के मामले में बेबे, जिसे हरे सांपों पर जरा भी ध्यान नहीं देना पड़ा, बेली से भी थोड़ी तेज थी। बेबे बिजली की तरह तेजी से पेड़ के तने की तरफ भागी। हाहा! रसातल फल मेरा है।
बेबे ने खुशी से पुकारा और रसातल फल की ओर झपटा। हिस, बेबे के दिमाग में एक अजीब सी आवाज आई और बेबे को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका सिर चक्कर खा रहा हो। अचानक बेबे के बगल से एक बड़े हरे सांप का विशाल सिर निकला। उसने अपना मुंह चौड़ा किया और बेबे की तरफ नीचे की ओर काटने लगा। इस सांप के सिर का बाहर आना बिजली की गति से हुआ और बेबे का सिर चकरा रहा था, इसलिए वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। विशाल हरे सांप ने उसके सिर पर जोर से काटा और विशाल हरे सांप ने पूरी ताकत से काट लिया। क्रंच, बेबे, लिनली चौंक गई। भाड़ में जाओ, बेबे चिल्लाई, गुस्से से उसे झटकते हुए और उस विशाल मुंह से बच निकली। लेकिन वह विशाल हरा सांप बेबे की ओर स्तब्ध होकर देखता रहा। विशाल हरे सांप के मुंह से एक काली, भ्रामक वस्तु निकली। लिनली ने उस पर नजर डाली और देखा कि आश्चर्यजनक रूप से वह एक टूटा हुआ जहरीला दांत था। जब हरे सांप ने बेबे को काटा तो उसका दांत टूट गया। लिनली अवाक रह गई। जब विशाल हरा सांप बेबे से निपट रहा था, बेली एबिस फ्रूट ट्री की ओर तेजी से बढ़ा। लेकिन जैसे ही बेली एबिस फ्रूट को हथियाने ही वाला था, स्वूश, अथाह फल वृक्ष हिंसक रूप से मुड़ गया, चमकता हुआ आगे निकल गया और बेली की पकड़ से बच गया। जबकि कई शाखाएं अचानक बेली की ओर बढ़ीं और अनगिनत भुजाओं की तरह उसे जकड़ लिया। बेली का चेहरा बदल गया। बड़े भाई, बैंगनी बालों वाला ब्लोइन, दूर से ये सब देख रहा था और खुद को चौंकने से नहीं रोक सका। बेली ने तुरंत गुस्से से दहाड़ लगाई और अपने हाथों में काले रंग का वारब्लेड लेकर पूरी ताकत लगा दी। तुरंत ही एक तेज आवाज गूंजी और वारब्लेड के आसपास की पेड़ों की शाखाओं को चीरते हुए जगह जगह लहरें और दरारें पैदा हो गईं। ठीक इसी क्षण स्वूश, लिनली भी एबिस फ्रूट की ओर बढ़ी। कमीने, बेबे भी चिल्लाते हुए एक बार फिर आगे बढ़ी। रा, विशाल हरे सांप ने गुस्से में अपना मुंह खोला। लिनली और बेबे की ओर एक घना काला कोहरा छोड़ा और जहरीले काले कोहरे ने तुरंत लिनली और बेबे को एक बार फिर अपने अंदर फंसा लिया। पुस्तक 18, हाय गॉड, अध्याय 26, चॉइस। काले कोहरे ने लिनली की चेतना के सागर पर तुरंत आक्रमण कर दिया और यहाँ तक कि दोष के मरम्मत किए गए हिस्से पर भी आक्रमण करके उसे नष्ट करना शुरू कर दिया। वर्तमान मरम्मत कार्य का स्तर कुछ ऐसा था जो लिनली ने उच्चदेव बनने के लगभग 200 साल बाद पूरा किया था। अगर यह टूट जाता तो 2 शताब्दियों की सारी मेहनत बेकार हो जाती। हम्फ, लिनली की आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत काली धुंध के विरुद्ध लहरों के रूप में बाहर निकल आई। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा उस नीले प्रकाश से चमकती हुई बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ रही थी, लगातार जहरीले काले कोहरे से टकरा रही थी और उसे बुझा रही थी। बॉस, इस बड़े सांप से निपटना बहुत मुश्किल है, बेबे ने मन ही मन कहा। राव, बड़े हरे सांप की पूंछ गुस्से से घूमी, कई धुंधली रेखाओं में बदल गई जो लिनली और बेबे की ओर झपटी। लिनली की निगाहें ठंडी हो गईं। स्विश, लिनली की ड्रेकॉनिक पूंछ भी तेजी से बाहर निकली और सांप की पूंछ से टकरा गई। थप्पड़ की आवाज के साथ लिनली खुद को रोक नहीं पाया और कुछ दर्जन मीटर पीछे हट गया, जबकि विशाल हरा सांप एक बार फिर एबिस फ्रूट ट्री की एक शाखा से लिपट गया। इस बड़े सांप की खाल वाकई सख्त है, लिनली मन ही मन हैरान हुई, और काफी फिसलन भरी भी। लिनली के पीछे की ओर उड़ जाने के बाद बेबे सीधे एबिस फ्रूट की ओर दौड़ा। विशाल हरे सांप ने स्वाभाविक रूप से अपनी पूंछ से फिर से वार किया, जो बवंडर की तरह घूम गई, जिससे आसपास का स्थान मुड़ गया और विकृत हो गया क्योंकि वह बेबे की ओर झपटा। बेबे ने बस एक भयावह मुस्कान दी और अचानक उसके हाथों में गॉडस्पार्क खंजर प्रकट हो गया। उसने आती हुई सर्प जैसी पूंछ पर एक भयानक वार किया। स्लैश, खंजर सर्प जैसी खाल से टकराते ही फिसलकर अलग हो गया। उसने बस एक गहरा सफेद निशान छोड़ा और सिर्फ 3 पतले शल्क ही तोड़ पाया। अरे, बेबे हैरान हुआ और साथ ही उसने मन ही मन ये भी कहा, मालिक, इस बड़े सांप का शरीर इन छोटे हरे सांपों से कहीं ज्यादा मजबूत है और काफी फिसलन भरा भी है। मेरा गॉडस्पार्क हथियार भी इसे एक झटके में भेद नहीं पाया। ठीक है मालिक, आप जल्दी से रसातल फल ले आओ और मुझे इस बड़े सांप को बांधने दो। यह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुंडा, मैं तुम्हें मरने वाला हूँ। विशाल हरे सांप ने जब देखा कि उसके 3 सर्प जैसे शल्क टूट गए हैं तो वह तुरंत क्रोधित हो गया। दहाड़ते हुए वह एक बार फिर बेबे की ओर कुंडली मारकर मुड़ा। उसके जहरीले नुकीले दांत तीखे तो थे, लेकिन उतने मजबूत नहीं थे। मजबूती के मामले में उसकी त्वचा सबसे मजबूत थी। अनगिनत सालों में कोई भी उसके शरीर पर कोई घाव नहीं छोड़ पाया था। स्वूश, लिनली को बेबे पर पूरा भरोसा था और इसलिए वह सीधे एबिस फ्रूट की ओर बढ़ गया। गड़गड़ाहट, बेबे हैरान रह गया। जैसे ही विशाल हरे सांप ने बेबे को छुआ, उसने तुरंत उसे लपेटना और जकड़ना शुरू कर दिया, मानो उसे कुचलकर मार डालना चाहता हो। अरे, तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन अगर तुम अपनी इस थोड़ी सी ताकत से मुझे कुचलकर मार डालना चाहते हो तो सपने देखते रहो। बेबे ने गर्व से अपना सिर उठाया और सीधे विशाल हरे सांप के सिर को घूरने लगा। उसे जरा भी डर नहीं लगा। विशाल हरा सांप अपने शरीर के हर हिस्से से दबाव डाल रहा था और बेबे को कुचलकर मार डालना चाहता था। कसना उसकी जन्मजात प्रतिभाओं में से एक था। उच्च देवताओं को मौत के घाट उतारने के लिए अपने शरीर पर निर्भर रहना उसके लिए बहुत आसान था। यहाँ तक कि उच्च देव की कलाकृतियां भी जब उसके शरीर से जकड़ी और कुचली जाती तो मुड़ने और विकृत होने लगती। लेकिन आज उसने पाया कि जिस युवा को वह कस रहा था वह धातु के एक अतुलनीय रूप से कठोर और लचीले टुकड़े जैसा था। अरे, और जोर लगाओ, बेबे हंसा।
बेबे उस विशाल हरे सांप को व्यस्त रखने में खुश था और उसने लिनली की स्थिति पर भी ध्यान दिया। अरे, बेबे अचानक चौंक गई। जब लिनली एबिस फ्रूट के पास पहुंचा तो कई मुलायम विलो जैसी शाखाएं अचानक लिनली की ओर मुड़ गईं। चिढ़कर लिनली ने मिराज पर प्रहार किया, उसे दिव्य पृथ्वी शक्ति से भर दिया और उसकी आक्रमण शक्ति को चरम सीमा तक बढ़ा दिया। एक हल्की सी आवाज के साथ अंतरिक्ष में आंसू प्रकट होने लगे। काटो। मिराज ने एक शाखा को काट डाला। ये शाखा किसी इंसान की जांघों जितनी मोटी थी, लेकिन जब लिनली की मिराज गॉडस्पार्क तलवार ने इसे काटा तो वह केवल शाखा के बीच तक ही कट पाए, आगे नहीं। लिनली को अचानक एहसास हुआ कि जब एबिस फ्रूट ट्री और मिराज की शाखा आपस में टकराई तो एक शक्तिशाली लहरदार बल का संचार हुआ। यह उसके दिमाग पर हमला कर रहा था। गड़गड़ाहट। लिनली का दिमाग एक पल के लिए चकरा गया, लेकिन फिर भी वह इस हमले को झेलने में सक्षम था। इसी दौरान कई और शाखाएं भी उसकी ओर झुकीं। पीछे हटो। लिनली ने जल्दी से अपनी तलवार निकाली और तेज गति से पीछे हट गया। उसी समय उसके शरीर से एक मिट्टी जैसी पीली आभा निकली जो तुरंत उसके ब्लैकस्टोन स्पेस में बदल गई। शक्तिशाली प्रतिकर्षण बल तुरंत उन शाखाओं के विरुद्ध सक्रिय हो गया। हालांकि अब शाखाएं बहुत धीमी गति से हिल रही थीं, फिर भी वे हर दिशा से उसकी ओर लिपटती हुई आ रही थीं। लिनली के पास और भी दूर भागने का कोई विकल्प नहीं था। लिनली मुश्किल में था, लेकिन बेली के लिए भी यह आसान नहीं था। वह भी एबिस फ्रूट ट्री के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहा था। बेली, तुमने कहा था कि एबिस फ्रूट ट्री को स्पिरिट स्नैक नियंत्रित करता है, फिर यह पेड़ आध्यात्मिक हमले कैसे कर सकता है? लिनली भौंकने से खुद को नहीं रोक सका। वह पहले ही 100 मीटर पीछे हट चुका था, जबकि बेली भी 100 मीटर पीछे हट गया था। सिर हिलाते हुए बेली ने जवाब दिया, उस समय जब मैं पहली बार एबिस फ्रूट ट्री से मिला था वहाँ बहुत सारे हरे सांप थे, इसलिए मैं बिल्कुल भी पास नहीं जा सका। मुझे नहीं पता था कि एबिस फ्रूट ट्री आध्यात्मिक हमले कर सकता है। अब ऐसा लगता है एबिस फ्रूट ट्री में स्वयं चेतना है। लिनली को अचानक एहसास हुआ, लाल बालों वाली सुंदरी, पेड़ और सांप का क्या मतलब था? सांप इस तरह का बड़ा सांप होना चाहिए, जबकि पेड़ ये अगाध फल वाला पेड़ होना चाहिए। लिनली अब इस अगाध फल वाले पेड़ की ताकत से वाकिफ था। एक अकेली शाखा असल में उसकी पूरी ताकत वाली तलवार के वार को झेलने में सक्षम थी। गॉडस्पार्क तलवार इस्तेमाल करने के बावजूद वह केवल शाखा के बीच तक ही काट पाया। अरे, इससे नुकसान तो पहले ही ठीक हो गया। लिनली को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि शाखा को काटकर उसने जो नुकसान पहुंचाया था उसकी मरम्मत पहले ही हो चुकी थी। यह अथाह फल का पेड़ सामान्य देवताओं की तरह ही है। क्षतिग्रस्त होने पर इसका शरीर आसानी से अपनी मरम्मत कर सकता है। लिनली को सिरदर्द होने लगा। हाँ, कुछ नहीं बचा, तो अब मेरी बारी है। बेबे की आवाज अचानक गूंजी। लिनली खुद को पलटकर देखने से रोक नहीं सकी। बेबे अभी भी उस विशाल हरे सांप से जकड़ी हुई थी जो बेबे को कुचलना चाहता था। लेकिन अचानक शक्री कान फाड़ देने वाली भयंकर आवाज के साथ बेबे ने अपना मुंह खोला। उसी समय उसके शरीर के चारों ओर एक विशाल गोडीटर चूहे का भ्रम प्रकट हुआ जो विशालकाय हरे सांप को ठंडेपन से देख रहा था। विशालकाय हरा सांप दंग रह गया। उसे बुरा लग रहा था। बेबे की आंखों में एक ठंडी झलक उभरी। एक तरुण चीख निकली और विशालकाय हरे सांप के सिर से एक काली दिव्य चिंगारी निकली और बेबे के मुंह में समा गई। विशालकाय हरा सांप बेजान होकर मरकर नीचे गिर पड़ा। जन्मजात दिव्य क्षमता गोडीटर। विशालकाय हरे सांप की मृत्यु के उसी क्षण अथाह फल वृक्ष की पत्तियों पर बचे हुए सभी छोटे हरे सांप हरित ऊर्जा में परिवर्तित हो गए और फिर दुनिया से गायब हो गए। वे भी मर गए थे। ओह, लिनली को अचानक समझ आ गया। उन छोटे हरे सांपों को उस विशाल हरे सांप का हिस्सा होना चाहिए था, या शायद उनका जीवन उस विशाल हरे सांप की आत्मा से जुड़ा था। अब जब आत्मा सांप मर चुका था तो वे छोटे सांप भी मर गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने घमंडी होने की? बेबे ने नाक भान सिकोड़ी। दूर खड़े बेली और ब्लोन दोनों अविश्वास से बेबे की ओर देख रहे थे। अभी अभी उन्होंने बेबे को गॉडीटर दिव्य शक्ति का प्रयोग करते देखा था। ये जन्मजात दिव्य शक्ति किसी नियम या आदेश से संबंधित नहीं थी। यह उनसे भी आगे निकल गई और एक बार जब इसका प्रयोग हुआ, बेली और ब्लोन पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। इस तकनीक के सामने वे इसके खिलाफ क्या कर सकते थे? ये तकनीक सीधे तौर पर व्यक्ति की दिव्य चिंगारी के विरुद्ध काम करती है। बहुत संभव है कि अगर आपको नियमों की अविश्वसनीय रूप से गहरी समझ भी हो, तब भी आपको अपनी तकनीकों का इस्तेमाल करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। अथाह फल मेरा है। बेबे एक बार फिर अथाह फल के पेड़ की ओर बढ़ी। सरसराहट, सरसराहट। अथाह फल का पेड़ मानो पागल हो गया था और उसकी कई शाखाएं बेबे को घेरने और उसकी ओर लिपटने लगीं। लिनली ने ये स्थिति देखकर एक विचार से अपने ब्लैकस्टोन स्पेस को सक्रिय कर दिया और उसे तुरंत सैकड़ों मीटर की परिधि में फैला दिया। गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर। वे शाखाएं नीचे गिरने से खुद को नहीं रोक सकीं, लेकिन वे सभी ऊपर उठने और बेबे को छीनने के लिए प्रयासरत रहीं। स्विश। लिनली भी आगे बढ़ी। स्वूश। बेली ने भी संकोच नहीं किया और जल्दी से आगे बढ़ने का मौका पकड़ लिया। अब एबिस फ्रूट ट्री की गति वाकई बहुत धीमी हो गई थी और उसे बेबे और लिनली को पकड़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन पेड़ की शाखाओं ने लिनली को पकड़ने की कोशिश नहीं की। कई शाखाएं तो आसानी से मुड़ने लगीं और एबिस फ्रूट को पूरी तरह से लपेट लिया। लिनली, बेबे और बेली अचंभित रह गए। अब जबकि अथाह फल शाखाओं में लिपटा हुआ था तो वे इसे कैसे प्राप्त करेंगे? पिछली बार एबिस फ्रूट ट्री ने बस थोड़ी देर के लिए रास्ता रोक दिया था।
यह इतना भयानक नहीं था, बेली ने असमंजस में कहा। लिनली और बेबे हवा में तैरते हुए एबिस फ्रूट ट्री को घूर रहे थे। बॉस, हमें क्या करना चाहिए? बेबे ने पूछा। ये तो बहुत मुश्किल है, लिनली ने भौहें चढ़ाईं और फिर तुरंत मिराज को एबिस फ्रूट ट्री पर हमला बोल दिया। मिराज पहले से ही पारदर्शी था और जैसे ही तलवार की लहरें उठीं, अंतरिक्ष में एक के बाद एक दरारें दिखाई देने लगीं। मिराज ने कई बार तनों पर वार किया, लेकिन तलवार का हर वार उसे भेदने में मुश्किल हो रहा था। लगातार सैकड़ों वार, लेकिन हर वार के बाद शाखाएं तुरंत ठीक हो जातीं। फुश! अचानक कई शाखाएं आगे की ओर फट गईं और पास के लिनली पर हमला कर दिया। लिनली का चेहरा बदल गया और उसके ब्लैकस्टोन स्पेस की दिशा अचानक बदल गई। ग्रिनिथ! शाखाएं धीमी होने के अलावा कुछ नहीं कर सकीं और लिनले पीछे हटते हुए उड़ गया। बेबे, ये शाखाएं बहुत ज्यादा मजबूत हैं और इनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है। जैसे ही मैं अपनी तलवार से एक वार करता हूँ, मेरे दूसरे वार से पहले ही शाखा नुकसान की भरपाई कर देती है और यह एक शक्तिशाली आत्मा आक्रमण भी कर सकती है। मैं एक शाखा के वार से नहीं डरता, लेकिन अगर सैकड़ों शाखाएं अपनी अपार शक्ति से मुझ पर वार करें या मुझे जकड़ लें, तो इससे निपटना उस विशाल हरे सांप के जकड़न से भी ज्यादा मुश्किल होगा। लिनली ने मन ही मन कहा। लगता है एक ही विकल्प है। बेबे आगे की ओर उड़ी। अचानक बेबे के सामने दसियों मीटर ऊंचे एक गोडीटर चूहे का भ्रम प्रकट हुआ। उस शक्तिशाली आभा ने ब्लोन और बेली दोनों के दिलों में एक झटका सा महसूस कराया और एबिस फ्रूट ट्री पर एक अनोखी ऊर्जा प्रवाहित हुई। एक बार फिर, दूसरी बार इस्तेमाल करने के बाद बेबे को थोड़ा आराम की जरूरत होगी। लिनली खुद से कहने से खुद को रोक नहीं पाया। लिनली को बेबे पर पूरा भरोसा था, लेकिन नतीजे ने लिनली को हैरान कर दिया। ये कैसे संभव है? एबिस फ्रूट ट्री से कोई दिव्य चिंगारी नहीं निकली और उसे कोई नुकसान भी नहीं हुआ। बेबे की बात करें तो वह हैरान होकर जमीन पर गिर पड़ा। बॉस, मुझे उसकी दिव्य चिंगारी का एहसास ही नहीं हो रहा। क्या आप इसे महसूस नहीं कर सकते? लिनली दंग रह गई। इस अथाह फल के पेड़ में कोई दिव्य चिंगारी नहीं है। बेबे पूरी तरह से आश्वस्त थी। अगर ऐसा है तो ये परेशानी का सबब होगा। यह अगाध फल का पेड़, कोई आश्चर्य नहीं कि यह अगाध फल जैसी पवित्र वस्तु का पोषण और निर्माण कर सकता है। इससे निपटना वाकई मुश्किल है। लिनली ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन बेली के अनुसार पिछली बार जब अगाध फल दिखाई दिया था तो अगाध फल का पेड़ कोई बड़ी बाधा नहीं बना था। उसने बस किसी को फल तोड़ने देने से पहले बचाव की रस्में निभाई थीं। इस बार ऐसा क्यों? ठीक इसी क्षण स्वूश! बेली धुंधली सी हो गई और एक बार फिर एबिस फ्रूट ट्री की ओर दौड़ पड़ी। लिनली और बेबे को कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए बेली को कोशिश करने का मौका मिल गया। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह एबिस फ्रूट ट्री से निपट सके, लिनली ने खुद से कहा। उसे विश्वास नहीं था कि बेली को कोई उम्मीद है। फुफ! एबिस फ्रूट को घेरे हुए वे सुरक्षात्मक शाखाएं अचानक खुल गईं और साथ ही बेली को गले लगाने के लिए उसकी ओर बढ़ीं। और बेली ने अचानक पास की एक शाखा पर जोर से प्रहार किया और एबिस फ्रूट की ओर खुद को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबल पर निर्भर रहा। जहां तक आसपास की शाखाओं का सवाल है, उनकी गति काफी कम हो गई थी। बेली बड़ी मुश्किल से उन शाखाओं की गिरफ्त से निकलने में कामयाब रही और तुरंत ही पारदर्शी क्रिस्टलीय एबिस फल तोड़ लिया। यह मेरा है। बेली बहुत खुश हुई। उसी समय बिना किसी हिचकिचाहट के बेली ने उसे निगल लिया और कुछ ही सेकंड में उसे अपने पेट में डाल लिया। लिनली और बेबे को ऐसा लगा जैसे वे सदमे में हैं। क्या हो रहा है? बेबे को इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। अगाध फल के पेड़ ने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? लिनली भी इसे समझ नहीं पाई। अगाध फल के पेड़ की जितनी शाखाएं थीं, उसे देखते हुए वह बेली को रोकने में पूरी तरह सक्षम था। अगर वह उसे नहीं भी रोकता तो भी वह वही कर सकता था जो उसने लिनली और बेबे के साथ किया था, बस अगाध फल के पेड़ को लपेट सकता था। स्वाभाविक रूप से बेली उसे हासिल नहीं कर पाता, लेकिन अथाह फल वृक्ष ने स्वेच्छा से अपनी शाखाएं खोल दी थीं, जिससे वह थोड़ा सा अवरुद्ध हो गया था। ऐसा लगता है जैसे एबिस फ्रूट ट्री बेली के प्रति पक्षपाती था, लिनली ने बिना समझे कहा। सरसराहट! अचानक पूरा एबिस फ्रूट ट्री कांपने लगा। एबिस फ्रूट ट्री का मुख्य तना जमीन में धंस गया और फिर उसकी कई शाखाएं भी जमीन में धंस गईं। इसने विशाल हरे सांप के शव को भी जमीन में खींच लिया। कुछ सांसों के लिए जरूरी समय में ही एबिस फ्रूट ट्री पूरी तरह से जमीन में धंस गया था। अथाह फल वृक्ष चला गया था। हा हा! अचानक उत्तेजित हंसी गूंजी। बेली ने एक बार फिर अपनी आंखें खोलीं। लिनली को ऐसा लग रहा था जैसे बेली की आभा ही बदल गई हो। शुक्रिया, आप दोनों। बेली ने लिनली और बेबे की ओर देखा, जबकि ब्लोएन भी उत्साह से दौड़ा। बड़े भाई, आप सफल हुए। ब्लोएन अच्छी तरह जानता था कि उसके बड़े भाई ने इस अथाह फल के लिए कितनी यातनाएं झेली थीं। पहली बार जब वह अथाह पर्वत पर पहुंचा तो हालांकि उसने उसे देखा था, लेकिन उसे हासिल नहीं किया था। और फिर उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान दृढ़तापूर्वक प्रतीक्षा की, अगली बार की तैयारी की। अनगिनत साल का अकेलापन उसने सफलतापूर्वक सहन किया और सफल भी हुआ। सज्जनों, पिछली बार भी एबिस फ्रूट ट्री ने बस कुछ सरसरी तौर पर ब्लॉक किए थे। इस बार उसने आप दोनों के खिलाफ जानबूझकर काम किया है। बेली लिनली और बेबे की तरफ देखते हुए हंसा। मुझे लगता है ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि बेबे ने उस स्पिरिट स्नैक को मार डाला था। आत्मा सांप! लिनली और बेबे दोनों को अपने दिलों में झटका लगा। यह आत्मिक सांप और अगाध फल का पेड़ हमेशा साथ रहते थे। अनगिनत सालों के बाद उनके बीच जरूर एक बेहद मजबूत भावनात्मक बंधन बन गया होगा। बताओ, अगाध फल का पेड़ तुम्हें वह अगाध फल कैसे दे सकता है जिसे उसने पाला है?
बेली ने हंसते हुए कहा। पुस्तक 18 हाय गॉड अध्याय 27 प्रभु का दूत। क्योंकि उन्होंने आत्मिक सांप को मार डाला था, अतल फल वृक्ष ने उनके प्रति शत्रुता महसूस की। लिनली और बेबे एक दूसरे की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। हाँ, बेली हंसते हुए बोला, लेकिन हाँ, ये तो बस मेरा अनुमान है, वरना मेरे पास कोई और वजह नहीं है कि एबिस फ्रूट ट्री तुम दोनों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करेगा, जबकि मेरे साथ अलग तरह से। खैर, अब यह मामला खत्म हो गया है और मुझे एबिस फ्रूट पाने के लिए तुम दोनों का शुक्रिया अदा करना होगा। लिनली शांति से हंसा। लिनली को अब भी बेली के प्रति थोड़ी बहुत सद्भावना महसूस हो रही थी। खैर, बेली ने कम से कम उसे अथाह फल के प्रकट होने की सूचना तो दे ही दी थी। अगर बेली नहीं चाहता था कि लिनली को पता चले, तो उसे लिनली को बताने की जरूरत ही नहीं थी। इसके अलावा बेली ने इस अथाह फल के लिए अनगिनत लाखों सालों तक कड़ी मेहनत की थी। इस प्रकार की दृढ़ता ने उसे इस सबसे बहुमूल्य खजाने अथाह फल को प्राप्त करने के योग्य बनाया। क्या यह नहीं कहा गया था कि अथाह फल प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को प्रभु द्वारा स्वीकार किया जाएगा और वह प्रभु का दूत बन जाएगा? बेबे बुदबुदाई, तो प्रभु कहाँ हैं? लिनली की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से आसपास के क्षेत्र पर नजर दौड़ाई। यदि सम्राट प्रकट हो जाए तो उनका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। वूश! एबिस फ्रूट ट्री के चले जाने से इस क्षेत्र में फिर से धूसर कोहरा छा गया। अचानक, ज्यादा दूर नहीं, एक मानव सदृश आकृति प्रकट हुई, जिससे लिनली और बेबे की आंखें चमक उठीं। क्या ये हो सकता है कि सम्राट आ गए हों? लिनली और बेबे दोनों बहुत उत्सुक थीं। क्षण भर में ही वह आकृति उनके सामने प्रकट हो गई। वह व्यक्ति बहुत दुबला पतला लेकिन बहुत लंबा था और उसके सिर पर लंबे चांदी जैसे खुले बाल थे। उसकी नजरें लिनली के समूह को चीरती हुई बाज की आंखों की तरह घूम गईं और आखिरकार बेली के शरीर पर जाकर रुक गईं। शांति से हंसते हुए उसने कहा, बेली, अथाह फल पाने के लिए बधाई। अब मेरे साथ सम्राट के महल में चलो और सम्राट के बुलावे का इंतजार करो। तुम हो? बेली के चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। सी सही। चांदी के बालों वाला आदमी शांति से हंसा। इतने साल हो गए, पर तुम अब भी मुझे याद करते हो। तुम इतने सालों से अबीसाल पर्वत पर ही रहे हो। मैं ये सब जानता हूँ। मुझे भी हैरानी हुई कि तुम इतने सालों के अकेलेपन और इंतजार के अनगिनत सालों को कैसे झेल पाए। कहना ही पड़ेगा, मैं तुम्हारी बहुत तारीफ करता हूँ। बेली जोर जोर से हंसने लगा। उस साल जब हम दोनों एक साथ एबिस माउंटेन में दाखिल हुए, तो मैंने कसम खाई थी कि मैं, बेली, या तो एबिस माउंटेन में मर जाऊंगा या फिर सम्राट का दूत बनकर निकलूंगा। लिनली और बेबे अब पूरी तरह से समझ गए। अतः यह व्यक्ति कोई संप्रभु नहीं था, बल्कि यह वह व्यक्ति था जिसने बेली की एबिस पर्वत की पहली यात्रा पर एबिस फल प्राप्त किया था। तो यह व्यक्ति किसी सम्राट का दूत है। लिनली के मन में विचार आया। चूंकि वह अथाह पर्वत पर रहता है, इसलिए सम्राट से उसका रिश्ता काफी करीबी होगा। शायद उसके जरिए लिनली की एबिस पर्वत की यात्रा का लक्ष्य सॉवरेन से मिलना था। बड़े भाई, बधाई हो। बैंगनी बालों वाले युवक ब्लोन ने पूरे दिल से ईमानदारी से कहा। बेली भी अपने छोटे भाई की ओर देखकर मुस्कुराया। बेली, चलो, मेरे साथ सम्राट के महल चलो, आथज ने आग्रह किया। आथज, बेली ने कहा, ऐसा क्यों? मुझे अपने छोटे भाई को धूसर कोहरे वाले इलाके से बाहर भेज दो, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जल्दी नहीं है। आथज शांति से हंसा। मेरे साथ आओ और अपने छोटे भाई को भी साथ ले आओ। वह पहले धूसर कोहरे वाले क्षेत्र और बैंगनी कोहरे वाले क्षेत्र के बीच की सीमा पर इंतजार कर सकता है। वह वहाँ 1-2 दिन इंतजार करेगा। जब तुम सॉवरेन से मिलोगे और तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था हो जाएगी, तब तुम अपने छोटे भाई को वहाँ भेज सकते हो। तुम्हारे छोटे भाई को कोई खास जल्दी नहीं है ना? बड़े भाई, बस 1 दिन की बात है, ब्लोन ने बहुत उत्साह से कहा। अगली बार जब हम मिलेंगे तो आप एक संप्रभु के दूत होंगे। दरअसल अब जब तुम्हारे बड़े भाई ने अगाध फल खा लिया है, तो उसकी शक्ति सामान्य सम्राट के दूतों के बराबर हो गई है। आथज ने शांति से कहा, लेकिन तुम्हारे बड़े भाई के इतने शक्तिशाली होने का कारण अगाध फल है। अगाध फल प्राप्त करने के बाद वह स्वाभाविक रूप से पाताल लोक के सम्राट का दूत बन गया है। बेली हंसी और सिर हिलाया। तो आथज, चलो चलें। एक क्षण रुको, तभी लिनली बोली। अरे! आथज और बेली दोनों ने देखा और बेली ने जल्दी से परिचय कराया। आथज, ये लिनली है जो मेरे साथ आई है। ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों नरक लोक से हैं और बेहद शक्तिशाली भी हैं। वे दोनों बिना रसातल फल के भी पहले से ही काफी शक्तिशाली हैं। आथा के चेहरे पर एक शांत भाव था और उसने बिना किसी हड़बड़ी के कहा, मुझे ठीक ठीक पता है कि उस भव्य युद्ध में क्या हुआ था। लिनली, तुम 4 दिव्य पशु वंश के विशेषज्ञ हो और फिर भी तुम इस रसातल फल के लिए पाताल लोक आए हो। मुझे तो इस पर विश्वास ही नहीं होता। तुम्हारा और क्या काम है? लिनली के ड्रैगन रूपी रूप ने पहले ही कई विशेषज्ञों को उसकी हैसियत का आसानी से अंदाजा लगाने पर मजबूर कर दिया था। लिनली का दिल बैठ गया। ऐसा प्रतीत होता है कि आथा परिवार का उसके प्रति रवैया बहुत खराब था। मिस्टर आथज, लिनली ने जल्दी से कहा, ये सच है कि एबिस पर्वत की मेरी यात्रा का उद्देश्य एबिस फल के लिए नहीं था। मेरे पास एक जरूरी बात है जिसके बारे में मैं पाताल लोक के सम्राट से पूछना चाहता हूँ। मैं आपकी मदद चाहता हूँ। मुझे सम्राट से मिलने के लिए आगे ले चलो। मुझे एक बेहद जरूरी बात पर चर्चा करनी है। लिनली का रवैया, रूप रंग और बोलने का तरीका सभी उसकी ईमानदारी को दर्शाते थे। आथज, बेली ने आथज की तरफ देखा।
जाहिर है वह भी आथस की मदद चाहता था। आथस ने बस एक शांत हंसी निकाली, फिर सहजता से कहा, तुम नारकीय लोक से पाताल लोक तक एक अकल्पनीय दूरी तय करके आए हो और अपनी जान की परवाह किए बिना रसातल पर्वत पर चढ़ आए हो। ऐसा करने के लिए बेशक मुझे पता है कि तुम्हें सम्राट से चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण विषय जरूर होगा। हालांकि अनगिनत ग्रहों पर ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो सम्राट से मिलना चाहते हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि तुम सम्राट से मिलना चाहते हो मुझे तुम्हारा नेतृत्व करना होगा? सम्राट का क्या दर्जा है? सम्राट तुम सबसे मिलने को क्यों तैयार होंगे? इसके अलावा मैं तुम्हें वहां ले जाने के योग्य भी नहीं हूँ। लिनली खुद को रोक नहीं पाई और घबराहट में बोली, पर्याप्त। आथर्स ने शांति से कहा, मैं तो बस एक सम्राट का दूत हूँ। मेरे लिए मुश्किलें मत बढ़ाओ। अगर तुमने सचमुच सम्राट से मिलने का मन बना लिया है तो आगे बढ़ते रहो। धूसर कोहरे वाले क्षेत्र से निकलकर बैंगनी कोहरे वाले क्षेत्र में प्रवेश करो। बैंगनी कोहरे वाले क्षेत्र में पहुंचने के बाद तुम सम्राट के महल तक पहुंच पाओगे। तब तक तुम सम्राट से मिलोगे या नहीं ये सम्राट को ही तय करना है। अब लिनली भी समझ गया, आथर तो बस एक सम्राट का दूत था, दूसरे शब्दों में एक सेवक। वह लिनली का नेतृत्व करने के योग्य कैसे हो सकता था? जब उन्हें ये बात समझ में आ गई तो उन्होंने आथर्स को मनाने की कोशिश नहीं की। आथर्स ने लिनली की तरफ देखा, फिर सिर हिलाया और कहा, लिनली, मैं तुम्हें एक और सलाह दूंगा। बस हार मान लो और पहाड़ छोड़ दो। आगे का रास्ता इतना आसान नहीं है। बेली, चलो। उसके बोलते ही आथर्स, बेली और ब्लोन तेज रफ्तार से उड़ गए। लिनली और बेबे उनके पीछे नहीं गए, वे वहीं रुके रहे। बॉस, बेबे ने उसकी ओर देखा। आगे बढ़ते रहो, लिनली ने शांति से कहा। आथर ने मुझे पहाड़ से नीचे उतरने की सलाह दी थी। हाँ, लेकिन मैं बहुत पहले से जानता था कि बैंगनी कोहरे वाला इलाका वाकई खतरनाक है। लेकिन चाहे वह कितना भी खतरनाक क्यों न हो, मैं फिर भी उससे गुजरूंगा। चाहे अपने पिता की खातिर या अपने मृत दोस्तों की खातिर। उसे एबिस पर्वत में और भी गहराई तक जाना था। बेबे ने हल्के से सिर हिलाया, जहां बॉस जाएगा मैं भी वहां जाऊंगी। लिनली ने बेबे की तरफ देखा। वह हंसे बिना नहीं रह सका, लेकिन उसके मन में एक माफी का भाव था। फिलहाल कोई भी ठीक नहीं कह सकता था कि बैंगनी कोहरे वाला इलाका कितना खतरनाक था। लेकिन बेबे ने इस सब पर ध्यान नहीं दिया और लिनली के साथ साथ अंदर तक वफादारी से चलता रहा। फिर भी हजारों सालों के दौरान लिनली और बेबे को एक दूसरे को धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं पड़ी, मानो वे अजनबी हों। चलो चलें, लिनली ने बस इतना ही कहा। ठीक है, बेबे भी बोली। दोनों निडर होकर धूसर कोहरे वाले क्षेत्र में आगे बढ़े। धूसर कोहरे वाले क्षेत्र में चूंकि अब उन पर धूसर कोहरे का कोई असर नहीं था, इसलिए उससे बाहर निकलना बस किस्मत की बात थी। लिनली और बेबे ने रास्ते में कई पागल हाईगॉड्स को ढूंढने, उनसे मुठभेड़ करने और उनसे लड़ने में लगभग आधा घंटा बिताया। लिनली और बेबे ज्यादा देर तक लड़ाई में उलझने की हिम्मत नहीं जुटा पाईं, हर बार भाग खड़ी हुई। आधे घंटे बाद वे आखिरकार धूसर कोहरे वाले क्षेत्र से बाहर निकल गईं। जब वे पहाड़ की तलहटी में थे तो उन्होंने देखा कि सफेद कोहरे का क्षेत्र और धूसर कोहरे का क्षेत्र पूरे एबिस पर्वत के 90% से ज्यादा हिस्से पर फैला हुआ था। जब लिनली और बेबे उस खाली जगह पर पहुंचे जहां धूसर कोहरे का क्षेत्र और बैंगनी कोहरे का क्षेत्र एक दूसरे को काटते थे, तो उन्होंने गौर से देखा कि बैंगनी कोहरे का क्षेत्र भी काफी बड़ा था। तुम दोनों बाहर निकल आए, एक आवाज गूंजी। लिनली और बेबे, जो अभी अभी धूसर कोहरे से बाहर निकले थे, मुड़े और देखा। उन्होंने बैंगनी बालों वाले युवक ब्लोन को अपनी ओर आते हुए हंसते हुए देखा। तुम दोनों मेरी उम्मीद से ज्यादा जल्दी आ गए। हम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हारे पास तो एक सम्राट का दूत है जो तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। बेबे ने अपने होंठ भींच लिए। ब्लोन शांति से हंसा। पहले ब्लोन हमेशा उदास रहता था, लेकिन अब वह अक्सर हंसता और मुस्कुराता था। इसमें कोई शक नहीं था, उसका इकलौता परिवार का सदस्य, उसका बड़ा भाई, अभी भी जिंदा था। ब्लोन के लिए यह आश्चर्य अथाह पल मिलने से भी बड़ा और बेहतर था। लिनली, ब्लोन ने लिनली की ओर देखा। मेरे बड़े भाई और प्रभु के दूत ने जाते समय मुझसे एक बार फिर तुम्हें आगाह करने को कहा था कि यह बैंगनी कोहरे वाला क्षेत्र बहुत खतरनाक है, धूसर कोहरे वाले क्षेत्र से कहीं ज्यादा। हालांकि तुम दोनों बहुत शक्तिशाली हो, तुमने उस आत्मा सांप को मार डाला। एक बार अंदर जाने के बाद तुम्हारे पास फिर से बाहर निकलने का कोई मौका नहीं होगा। लिनली ने भौहें चढ़ाईं। आत्मिक सांप को मार डाला? लिनली ने कहा। बेबे ने पूछा, आत्मिक सांप को मारने का बैंगनी कोहरे वाले क्षेत्र से क्या संबंध है? ब्लोन ने कहा, आथर्स ने मुझे बताया था कि एबिस फल का पेड़ आमतौर पर बैंगनी कोहरे वाले क्षेत्र में ही रहता है। अनगिनत वर्षों में केवल एक बार ही यह धूसर कोहरे वाले क्षेत्र में प्रवेश करता है। उन उच्च देवताओं के पास धूसर कोहरे वाले क्षेत्र में एबिस फल प्राप्त करने का एक मौका है, लेकिन बैंगनी कोहरे वाले क्षेत्र में वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब जब आपने स्पिरिट स्नैक को मार दिया है तो बेहतर होगा कि आप बैंगनी कोहरे वाले क्षेत्र में न जाएं। लिनली और बेबे ने एक दूसरे को देखा। वे यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके कि स्थिति खराब थी। इस प्रकार अनगिनत वर्षों तक एबिस फल वृक्ष हमेशा बैंगनी कोहरे के क्षेत्र में ही रहा। आपकी चेतावनी के लिए धन्यवाद। फिर भी हम कोशिश जरूर करेंगे, लिनली ने कहा। जरूर हम जाएंगे। हमें अथाह वृक्ष से क्यों डरना चाहिए? बेबे ने तिरस्कार पूर्वक कहा। हालांकि उसने ये कहा, फिर भी अपने मन में बेबे को भी विश्वास नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इससे पहले जब उसने अथाह फल वृक्ष के विरुद्ध अपनी जन्मजात दिव्य क्षमता का प्रयोग किया था तो वह उसकी दिव्य चिंगारी नहीं खोज पाया था। ब्लोन ने ये देखकर कि वे नहीं रुकेंगे, आगे कुछ न कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।
लिनली और बेबे सीधे बैंगनी कोहरे वाले क्षेत्र में उड़ गए। ब्लोइन ने उन्हें उड़ते हुए देखा, फिर एक गहरी सांस ली। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों जिंदा बच जाओगे। एबिस पर्वत की इस यात्रा में लिनली ने उसकी मदद की और उसे अपने बड़े भाई से भी मिलवाया। ब्लोइन को लिनली और बेबे के प्रति काफी सद्भावना महसूस हुई। बैंगनी कोहरा क्षेत्र, अरे बहुत अच्छा लग रहा है। बेबे ने शक भरी निगाहों से इधर उधर देखा, जबकि लिनली भी सतर्कता से नजर रखे हुए थी। आसपास का इलाका अंतहीन बैंगनी कोहरे से भरा था और वाकई ये सफेद कोहरे और धूसर कोहरे से बहुत अलग था। बैंगनी कोहरे वाले इलाके में न सिर्फ बैंगनी कोहरे का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं था, बल्कि दोनों को ताजगी और सुकून का एहसास हो रहा था। ये बहुत कुछ ऐसा था, जब उन्होंने एबिस फल की खुशबू को सूंघा तो उन्हें एक ताजगी भरी अनुभूति हुई। ये बैंगनी कोहरे वाला क्षेत्र कितना शांत है, बेबे ने मन ही मन कहा। बॉस, लगता है बैंगनी कोहरे वाले क्षेत्र में ज्यादा खतरा नहीं है। लापरवाह मत बनो, सावधानी से आगे बढ़ो, लिनले ने आगे बढ़ते हुए भौहें चढ़ाते हुए कहा। 3 रंगों वाले क्षेत्र, सफेद कोहरे वाले क्षेत्र से लेकर धूसर कोहरे वाले क्षेत्र तक, फिर बैंगनी कोहरे वाले क्षेत्र तक। लिनली को यकीन नहीं था कि बैंगनी कोहरे वाला क्षेत्र वाकई उतना शांत और सुकून भरा होगा जितना ऊपर से दिख रहा था। आथर्स ने भी उसे बार बार चेतावनी दी थी। जाहिर है ये बैंगनी कोहरा वाला क्षेत्र बेहद खतरनाक था। जमीन पर बड़ी संख्या में बौने पेड़ और झाड़ियां उग रही थीं। वहाँ कोई अन्य जीवन रूप मौजूद नहीं था। लिनली और बेबे ने बिल्कुल भी आराम करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन काफी देर तक आगे बढ़ने के बाद भी उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि हमें इसी तरह आगे बढ़ने दिया जाएगा? बेबे ने धीरे से कहा। लिनली की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं जब उसने सामने की ओर देखा। यह क्या है? बेबे ने आश्चर्य से पुकारा। दूर से बड़ी संख्या में शाखाएं और पत्तियां आश्चर्यजनक घनत्व में दिखाई दे रही थीं। बैंगनी कोहरे वाले क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तुलना में दृश्यता बहुत अधिक थी, जिससे लगभग 1000 मीटर तक की दृष्टि संभव थी, लेकिन इसके बावजूद वे आगे केवल पत्तियों के घने समूह ही देख पा रहे थे। चलो करीब से देखें, लिनली ने धीमी आवाज में कहा। लिनली और बेबे आगे बढ़े। जैसे ही वे इन पेड़ों के तनों के पास पहुंचे, लिनली को हैरानी हुई कि ये शाखा दरअसल एक अगाध फल वृक्ष की शाखा है। लिनली उसे एक नज़र में पहचान गया। अगाध फल वृक्ष आम पेड़ों जैसा नहीं था, उसकी शाखाएं बहुत ही अनोखी थीं। कई मीटर लंबी एक विशाल मजबूत शाखा मौजूद थी, और सिर्फ एक ही नहीं, समान मोटाई की कई शाखाएं मौजूद थीं। अनेक शाखाएं एक दूसरे से मिल गईं, जिससे अनगिनत छोटी शाखाएं उत्पन्न हुईं। यह एक पेड़ का मुकुट है, एक आश्चर्यजनक रूप से बड़ा पेड़ का मुकुट। लिनली स्तब्ध रह गई। पहले जब वे धूसर कोहरे वाले इलाके में थे तो उन्होंने देखा था कि एबिस फ्रूट ट्री सैकड़ों मीटर तक फैला हुआ है, जिसका मुख्य तना सिर्फ 2 या 3 मीटर का है। लेकिन यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही पेड़ मौजूद था, सिर्फ शाखाएं ही कई मीटर मोटी थीं। उन्होंने जो देखा वह पेड़ के मुकुट के अलावा कुछ नहीं था। उन्होंने अभी तक मुख्य तना भी नहीं देखा था। ये पेड़ कितना विशाल होगा? क्या एक से अधिक एबिस फल वृक्ष हैं? लिनली की सांस फूल गई। पुस्तक 18, हाई गॉड, अध्याय 28, परिणाम। स्पष्ट रूप से एबिस फ्रूट ट्री का प्रकट हुआ भाग हिमखंड के सिरे जैसा था। यह निश्चित रूप से वह नहीं था जो धूसर कोहरे के क्षेत्र में दिखाई दिया था। ये पेड़ भयानक रूप से विशाल था, और इसकी शाखाएं पहले एबिस फ्रूट ट्री के तने से भी ज्यादा मजबूत थीं। बॉस, कितना विशाल अथाह फल का पेड़ है। बेबे कुछ सुन्न हो गई। इससे पहले वह एबिस फ्रूट ट्री के साथ कुछ भी नहीं कर पाया था। आगे बढ़ते रहो, लिनली गुर्राया। उसी समय उसने तुरंत अपना ब्लैकस्टोन स्पेस स्थापित कर दिया और उसे 20 मीटर व्यास वाले एक गोलार्ध में बदल दिया। ब्लैकस्टोन स्पेस के भीतर एक शक्तिशाली प्रतिकर्षण बल काम कर रहा था और उसमें प्रवेश करने वाली कोई भी बाहरी वस्तु इससे प्रभावित होती। जैसे जैसे वे चलते गए, हजारों मीटर चलने के बाद लिनली और बेबे जहां तक देख पा रहे थे वहां सिर्फ एक भयानक रूप से विशाल वृक्ष का मुकुट था। वह आश्चर्यजनक रूप से विशाल वृक्ष मुकुट अनगिनत मोटी शाखाओं से एक विशाल कुंडली में बना हुआ था, इसीलिए वह सहनीय था। बॉस, ऊपर देखो, बेबे ने अचानक कहा। लिनली बेबे की निगाहों का पीछा किए बिना न रह सकी। बिखरे हरे पत्तों के बीच एक पत्ते के ऊपर एक छोटा सा हरा सांप दिखाई दिया। हरा सांप? लिनली हैरान रह गया। ये छोटा हरा सांप दर्शाता है कि यहाँ एक विशाल हरा सांप भी जरूर होगा। ये छोटे हरे सांप विशाल हरे स्पिरिट स्नैक की जीवन शक्ति पर निर्भर हैं। दूसरे शब्दों में, बेबे द्वारा मारे गए स्पिरिट स्नैक के अलावा यहाँ और भी स्पिरिट स्नैक मौजूद हैं। लिनली को लगा जैसे उसका दिल जोर से धड़कने लगा हो। अचानक लिनली अपनी आंखें सिकुड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। ऊपर पेड़ के कई पत्तों पर एक के बाद एक हरे सांप उभरने लगे। ये हथेली के आकार के, उंगलियों जितने चौड़े हरे सांप लिनली और बेबे को घूर रहे थे, लेकिन उन्होंने हमला नहीं किया। इतने सारे? बेबे ने मन ही मन घबराते हुए कहा। आगे बढ़ते रहो। लिनली ने हरे सांपों की अनदेखी करते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। आगे बढ़ते हुए लिनली ने देखा कि हर जगह बड़ी संख्या में हरे सांप दिखाई दे रहे थे। अकेले सड़क पर ही लाखों हरे सांप दिखाई दिए थे, जो धूसर कोहरे वाले क्षेत्र में दिखाई देने वाली संख्या से कहीं ज्यादा थे। लिनली हैरान भी हुआ और सहमा भी। वहां बहुत सारे छोटे हरे सांप थे। तो फिर आत्मा सांप का क्या हुआ? यह मुख्य ट्रंक है। लिनली और बेबे दूर तक देखने से खुद को रोक नहीं सके। पेड़ों के मुकुट देखने के बाद वे लगभग 10,000 मीटर चल चुके थे। लिनली और बेबे ने आखिरकार इस अथाह फल के पेड़ का मुख्य तना देखा, और जब उन्होंने इसे देखा, हे भगवान, ये तना कैसे हो सकता है? ये तो एक दीवार थी।
एक ऊंची विशाल दीवार। इस अथाह फल के पेड़ का मुख्य तना सैकड़ों मीटर व्यास का था। मुख्य तने का व्यास सैकड़ों मीटर था। जहां तक मुकुट की बात है तो वह लगभग 10,000 मीटर तक पहुंच गया। ये कितना विशाल पेड़ था। और उससे भी ज्यादा खास बात, यह एक अथाह फलदार पेड़ था। पाताल लोक में ऐसे और भी घने पेड़ थे, लेकिन जिस सामग्री से वे पेड़ बने थे वह घटिया थी। ये समझना जरूरी है। इन पेड़ों की शाखाएं जो उनकी भुजाओं का काम करती थीं, लिनली के लिए भी अटूट थीं, जो पूरी ताकत से वार करके उन्हें आधा ही काट पाया था। कोई चीज जितनी अधिक कीमती होती है उतनी ही दुर्लभ होती है। इस तरह का बड़ा पेड़ बहुत मजबूत था, इसलिए इसे थोड़ा छोटा होना चाहिए था, लेकिन ये तो बहुत बड़ा था। अकेला तना ही सैकड़ों मीटर मोटा है, मैं इसे काट नहीं पाऊंगा। लिनली ने मन ही मन आह भरी। पेड़ का तना जिस सामग्री से बना होता है वह आमतौर पर उसकी शाखाओं से भी बेहतर गुणवत्ता की होती है, और तना इतना मोटा था तो वह कैसे नष्ट हो सकता था। मालिक, ऊपर देखो, जल्दी देखो। अथाह फल, बेबे घबराकर चिल्लाई। लिनली ने देखने के लिए अपना सिर उठाया। इस अथाह फल के पेड़ के ऊपर शाखाओं के बीच से बैंगनी रोशनी के धब्बे चमकते दिखाई दे रहे थे। हालांकि वे बहुत दूर थे और शाखाओं से ढके हुए थे, जिससे उन्हें देखना मुश्किल था। बैंगनी रोशनी के बिंदु कीमती रत्नों की तरह चमक रहे थे और इसलिए बहुत आकर्षक लग रहे थे। अथाह फल और दर्जनों हैं। लिनली खुद को पास आने से नहीं रोक पाई और बेबे भी पास आ गई। करीब जाने पर वे इसे और भी स्पष्ट रूप से देख पाए। वह क्रिस्टल जैसी त्वचा, वह कोमल पानीदार बैंगनी फल, हरी पत्तियों के बीच में था एबिस फ्रूट्स। ये फल आसमान में लटके छोटे छोटे लालटेन जैसे थे। दर्जनों थे। इतना सारा अथाह फल। बेबे अचंभित रह गई। लेकिन अनगिनत वर्षों में पाताल लोक में केवल 4 अगाध फल ही प्रकट हुए हैं, जिनमें बेली द्वारा अभी अभी प्राप्त किया गया फल भी शामिल है। लेकिन यहाँ वास्तव में बहुत सारे हैं। लिनली अभी भी शांत थी, क्योंकि लिनली समझ गई थी कि ये अगाध फल उसके द्वारा आसानी से नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि अगर वे होते तो दूसरे लोग उन्हें बहुत पहले ही ले जा चुके होते। बैंगनी कोहरे वाले क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद भी उसे किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा था। हा, एबिस फ्रूट, तो ये तो बहुत सारे हैं। बेबे की आंखें चमक रही थीं। आत्मिक सांप, तुम कहाँ हो? बाहर आओ, लिनली ने ठंडे स्वर में कहा। उसी समय उसकी नजर पास के एक पेड़ की चोटी पर पड़ी, जहाँ हरे सांपों के झुंड लिनली और बेबे को घूर रहे थे। बेबे तुरंत जोर से हंसी। अरे, इतने सारे छोटे सांप बाहर क्यों निकल आए हैं? क्या तुम हमें डराने की कोशिश कर रहे हो? जल्दी करो और अपना मुख्य रूप भी बाहर निकालो, जैसी आपकी इच्छा। अथाह फल वृक्ष के भीतर से एक ठंडी भयंकर आवाज गूंजी। लिनली और बेबे तुरंत देखने लगे। हिस्सस, एक विशाल हरा सांप जो हाथ जितना मोटा था लेकिन 10 मीटर लंबा था, पत्तों के बीच से रेंगता हुआ बाहर निकला। वह कोमल सर्पाकार शरीर एक मोटी शाखा के चारों ओर लिपटा हुआ था। उसका सर्पाकार सिर उठा हुआ था और वह लिनली और बेबे को ठंडी निगाहों से घूर रहा था। बेबे कुछ कहने ही वाला था, लेकिन वह अचानक रुक गया, क्योंकि इस विशाल हरे सांप के बगल में एक और विशाल हरा सांप दिखाई दिया, जिसका शरीर थोड़ा बड़ा था। यह विशाल हरा सांप भी एक शाखा के चारों ओर कुंडली मारे बैठा था, लेकिन जैसे ही वह उस पर टिका, उसका शरीर थोड़ा नीचे की ओर झुक गया। उसकी दोनों आंखें बैंगनी रोशनी से चमक रही थीं, जैसे वह भी लिनली और बेबे को घूर रहा हो। उसकी निगाहें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। हिस्सस, पत्तियां लगातार कांप रही थीं, क्योंकि एक के बाद एक विशाल हरे सांप गहराई से निकल रहे थे। बेबे जोर जोर से गिनती करती रही। 3, 4, 5, 8, 9। आखिरकार उसने गिनती बंद कर दी। 9 विशाल हरे सांप एक दूसरे से सटे हुए, या तो तने या शाखाओं से लिपटे हुए, कुंडली मारे हुए थे। ये 9 विशाल सांप गुस्से से लिनली और बेबे को घूर रहे थे। आकार के लिहाज से ये सभी विशाल हरे सांप लगभग एक जैसे ही थे और धूसर कोहरे वाले क्षेत्र में मौजूद विशाल हरे सांप से भी मिलते जुलते थे। ये 9 हैं। ये थोड़ा मुश्किल है, बेबे ने भौहें चढ़ाईं। इन विशाल हरे सांपों से निपटना बहुत मुश्किल था। अगर बेबे उन्हें मारना चाहता था तो उसे अपनी जन्मजात दिव्य शक्ति बोडीटा का सहारा लेना पड़ता। इतने लंबे समय के बाद बेबे की आध्यात्मिक ऊर्जा वापस आ गई थी, ये सच है। लेकिन यहाँ 9 विशाल हरे सांप थे, उनमें से 9। लिनली को लगा कि यह भी काफी कष्टदायक था। बेबे, हमें अबीसाल फल नहीं चाहिए, चलो अब चलते हैं, लिनली ने मन ही मन कहा। इतने सालों में कोई भी इतने सारे अबीसाल फल हासिल नहीं कर पाया था। अभी के लिए उन 9 परेशान करने वाले स्पिरिट स्नैक को भूल जाओ। असल में जो सबसे ज्यादा डरावना था वह भयावह रूप से घना और विशाल अबीसाल फल का पेड़ था। अगर इतना विशाल अबीसाल फल का पेड़ उन दोनों पर हमला कर दे तो बहुत बड़ी मुसीबत होगी। सबसे अच्छा यही था कि जल्दी से वहां से निकलकर बैंगनी कोहरे वाले क्षेत्र से निकल जाया जाए। हमें यह नहीं चाहिए। बेबे दंग रह गई। जल्दी जाओ, लिनली ने उसकी ओर देखा और बेबे ने स्वीकार किया। ठीक है। स्वूश स्वूश। लिनली और बेबे एक साथ 2 धुंधली आकृतियों में तब्दील हो गए और तेज गति से एक ओर भागने लगे। दौड़ना। वे 9 विशाल हरे सांप तुरंत एबिस फ्रूट ट्री से बाहर निकल आए। वे 9 हरी बिजली की कौंधों की तरह थे, जो सीधे लिनली और बेबे की ओर बढ़ रहे थे। दुर्भाग्य से लिनली और बेबे तेज गति से भाग रहे थे और उनके आसपास के स्थान में ब्लैकस्टोन स्पेस बना हुआ था। वे 9 विशाल सांप लिनली तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाए। तुम हमारा पीछा करना चाहते हो? अपने सपनों में, बेबे हंसते हुए बोली। सरसराहट। अचानक ऊपर पेड़ की कई शाखाएं नीचे झुकी, पहाड़ की तरह दबकर जमीन पर गिर पड़ीं। लिनली और बेबे को बस अपने आगे की जमीन काली पड़ती हुई महसूस हुई।
सड़क पूरी तरह से बंद हो गई थी। जब हम भागेंगे तो क्या यह अथाह फल का पेड़ हमें रोक लेगा? इन शाखाओं की मजबूती का पहले ही परीक्षण कर लेने के बाद लिनली और बेबे बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़ गए, और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने देखा कि 9 विशाल सांप पहले ही रुक चुके थे और उनके सामने जमीन पर कुंडली मारे बैठे थे। तुम भागना चाहते हो? हा हा। हरे सांपों में से एक के मुंह से एक गहरी गड़गड़ाहट भरी आवाज निकली। लिनली और बेबे को घूरते हुए उसकी कपटी बैंगनी आंखें चमक उठीं। मैं तुम्हें बता दूं, एबिस पर्वत का बैंगनी कोहरा वाला इलाका तुम्हारी कब्र बनेगा। एक और विशाल हरे सांप की ठंडी आवाज गूंजी। तुम दोनों का नाम लिनली और बेबे है ना? तुम बहुत ही खतरनाक हो। तुमने हमारी बड़ी बहन को मार डाला। अनगिनत सालों से हम 10 भाई बहन हमेशा खुशी खुशी साथ रहे हैं। हमारी बड़ी बहन तुम्हें अथाह फल देने गई थी, लेकिन तुमने उसे मार डाला। हाँ, हम सभी 9 को चाहे मरना पड़े, हम तुम्हें मार डालेंगे और अपनी बड़ी बहन का बदला लेंगे। ठीक है, हमारी बड़ी बहन का बदला लो। एक और विशाल हरा सांप भी गुस्से से चिल्लाया। 9 विशालकाय सांपों की बैंगनी आंखों में क्रोध और घृणा झलक रही थी। लिनली को यह महसूस हुआ कि उसके सिर में दर्द हो रहा है। तो क्या उस स्पिरिट स्नैक का इन 9 स्पिरिट स्नैक से वाकई कोई संबंध था? वह तो उनकी बड़ी बहन थी। लिनली को बहुत पहले से पता था कि मुसीबत आएगी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि स्पिरिट स्नैक के 9 भाई बहन होंगे। अरे, क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी बड़ी बहन हमें अथाह फल देने गई थी, बेबे ने गुस्से से कहा। तुम सब मानसिक रूप से बीमार हो। तुम्हारी बड़ी बहन हमें अथाह फल देने जा रही थी, फिर उसने हमें रोकने के लिए हर संभव कोशिश क्यों की? अगर तुम्हारी बड़ी बहन ने इतनी हिम्मत नहीं की होती, तो मैं इतना बोर क्यों होता कि उसे मार डालता? दरअसल रक्षक की भूमिका निभाना ही आत्मा सांपों का मिशन था। हर बार यही होता था। संरक्षक के रूप में आत्मा सांपों का उपयोग करके पर्याप्त शक्ति वाले व्यक्ति का चयन किया जाएगा। जैसा कि पहले आत्मा सांप के बाकी 9 भाई बहनों ने देखा, उनकी बड़ी बहन सचमुच इन बाहरी लोगों को अथाह फल पहुंचाने गई थी। उसने जो बाधा डाली वह एक परीक्षा से ज्यादा कुछ नहीं थी। वह अथाह फल पहुंचाने गई थी, लेकिन अंततः मारी गई। उसके 9 भाई बहन क्रोधित कैसे न होते? दूसरे भाई, इन पर शब्द व्यर्थ मत करो, इन्हें मार डालो, एक विशाल हरे सांप ने कहा। मार डालो, गहरी आवाज फिर गूंजी। तुरंत 9 विशाल हरे सांप 9 दिशाओं में बट गए और लिनली और बेबे के चारों ओर एक गोलाकार जाल बना दिया। हालांकि लिनली का ब्लैकस्टोन स्पेस 20 मीटर व्यास का था, जबकि यह जाल भी बहुत बड़ा था। 9 विशाल हरे सांप ब्लैकस्टोन स्पेस के बाहर थे। 9 विशाल हरे सांप इधर उधर रेंगने लगे और 3 सितारा बैंगनी पुतलियां के 9 जोड़े लिनली और बेबे को बिना पलक झपकाए घूर रहे थे। हिस, वे तेज गति से रेंगते हुए अनगिनत धुंधलेपन का निर्माण कर रहे थे। लिनली और बेबे सांपों को बिल्कुल भी साफ नहीं देख पा रहे थे, बस बैंगनी रोशनी की 9 धारियां। बैंगनी रोशनी की ये धारियां असल में मुड़ने लगीं, मानो डोरियां उनके बीच की जगह को सिकोड़ रही हों, मानो कोई मछली पकड़ने वाला जाल लिनली और बेबे की तरफ सिकुड़ रहा हो। ये कैसी तकनीक है? लिनली को ठीक से समझ नहीं आया, लेकिन उसने ज्यादा सोचा भी नहीं। उसकी तुरंत प्रतिक्रिया थी ब्लैकस्टोन स्पेस का अचानक विस्तार, जिसने तुरंत ही 9 विशाल हरे सांपों को अपने अंदर फंसा लिया। हरे सांपों पर शक्तिशाली प्रतिकर्षण बल लगाया गया और हरे सांपों की गति कम हो गई और उनके शरीर भी हिलने लगे। उनका संयुक्त आक्रमण बाधित हो गया। उस लिनली पर हमला करो, एक उग्र चिल्लाहट गूंजी। तुरंत वे 9 विशाल हरे सांप लगभग एक साथ बाहर निकले और 9 हरी प्रकाशधारियों में बदल गए। वे लिनली की ओर बढ़े और अपने नुकीले दांतों से लिनली को काटने लगे, लेकिन ब्लैकस्टोन स्पेस की वजह से उनकी गति इतनी तेज नहीं थी। दरअसल इन स्पिरिट स्नैक का सबसे शक्तिशाली हमला अपने जहरीले नुकीले दांतों से दूसरों को काटना था, लेकिन वे जानते थे बेबे का शरीर बहुत शक्तिशाली था। उनकी बड़ी बहन के नुकीले दांत टूट चुके थे, फिर भी वह बेबे को नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी। इस प्रकार उन्होंने अस्थायी रूप से पहले लिनली से निपटने का फैसला किया। इन स्पिरिट स्नैक के जहरीले नुकीले दांत छोटे हरे सांपों के जहरीले नुकीले दांतों से बिल्कुल अलग स्तर के थे। इन स्पिरिट स्नैक के जहरीले नुकीले दांतों का दंश शरीर में रेंगते छोटे हरे सांपों से भी ज्यादा भयानक था। लिनली ने उन 9 विशाल मुंहों को खुलते और अपनी ओर काटते देखा। वह दंग रह गया उन छोटे हरे सांपों द्वारा काटे जाने की तकलीफ को देखते हुए। अगर ये आत्मा सांप मुझे काट लें तो मैं बेबे नहीं हूँ। उसके ड्रैकोनिक तराजू का बचाव वाकई शक्तिशाली था, लेकिन पैट्रियार्क गिस्लासन के ड्रैकोनिक तराजू भी बेरूत और बेबे के बचाव जितना शक्तिशाली नहीं थे। गॉडस्पार्क हथियारों के स्तर का हम्फ, लिनली ने एक विचार के साथ अपने ब्लैकस्टोन स्पेस के प्रतिकर्षण बल को नीचे की ओर खिंचाव में बदल दिया। 9 सर्पाकार सिरों ने नीचे की ओर काटा, लेकिन ऐसा करते ही वे अचानक नीचे की ओर धंस गए। लिनली ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक अराजकता तकनीक को सक्रिय कर दिया। लिनली की वर्तमान आध्यात्मिक अराजकता तकनीक कुछ हद तक 7 स्टार फाइंड्स को भी प्रभावित कर सकती थी। Linley discovered, to his surprise, that these 9 giant snakes weren't affected by the spiritual chaos at all. The 9 giant green heads once more rose up, biting towards Linley. Linley wielded the God-Spark sword, Mirage, and delivered a full force blow using the laws of the earth. Where Mirage slashed past, space trembled and split apart. In the Blackstone space, the giant green snakes found it hard to dodge. Slash. One of the giant green snakes was struck. Its entire body trembled, and a large wound appeared on its body, with violet blood oozing out of it. What tough skin! Linley was secretly surprised. His attack contained the profound mysteries of the laws of the earth, and in terms of attack power, was much stronger than BB's strikes.
but he was only able to wound the giant green snake. Rarg! The giant green snake howled in agony, biting down in rage as its two sharp fangs glistened with a strange black light. Swoosh! Linley instantly retreated, lightning fast. 9 in pursuit, 1 fleeing while occasionally delivering a few sword blows. Second brother, the gravitational power of this bastard's gravitational space is too strong. We aren't able to catch up to him within the range of his effect, a giant green snake said frantically. These 9 green snakes realized what the problem was now. Russell, right at this moment, the abyssal fruit tree began to tremble violently. Book 18, High God Chapter 29, Invincible. Boss. BB was alarmed. Linley's face changed dramatically as well. From the leaves of the abyssal fruit tree, those truly innumerable little green snakes all shot out towards him, whether from close by or from afar. They formed a vast web in the sky, filling Linley's field of vision as they shot out towards him from within. The number of little green snakes was so great, they were more than enough to completely bury Linley alive. The 9 giant green snakes laughed coldly as they watched. First kill that Linley, then deal with the other one. They were very confident, because Linley's draconic scales were not yet so powerful as to allow him to ignore the bites of those little green snakes. HRM, Linley, with a thought. Rumble. A thick earthen yellow light sprang up, and large amounts of earth-type divine power wildly spread out. With Linley at the center, in a range of 100 meters, an earthen yellow cube of 100 meters in length suddenly appeared. Blackstone Prison. Many little green snakes had already entered the Blackstone Prison, while many other green snakes threw themselves against the walls of the Blackstone Prison, attempting to bite through and charge in. But when they charged in, they discovered that they were separated into yet another little room. Immediately, the little green snakes began to wildly bite everywhere and fly everywhere. Every single sealed room was cube-shaped and was 2.5 meters long. There were 64,000 little sealed rooms within this 100-meter-long Blackstone Prison. रा 9 विशाल हरे सांपों ने अपने शरीर घुमाए, एक के बाद एक कमरे को काटते और तोड़ते हुए। एक भयंकर दहाड़ सुनाई दी, लेकिन जैसे ही वे एक दीवार को तोड़ते, वह तुरंत फिर से बन जाती। उसी समय ब्लैकस्टोन जेल लगातार बदल रही थी और इधर उधर घूम रही थी, जिससे 9 आत्मा सांप तेजी से अलग हो रहे थे। ब्लैकस्टोन जेल के भीतर लिनली अचानक एक बंद कमरे से बाहर निकला और उस कमरे में मौजूद छोटे हरे सांपों को आसानी से मार डाला, फिर तेजी से वहां से चला गया। बाकी छोटे हरे सांपों को जब पता चला कि लिनली आ गया है, तो वे सब जल्दी से वहां पहुंचे, लेकिन जब तक वे पहुंचे, लिनली बहुत पहले ही कहीं और जा चुका था। ब्लैकस्टोन जेल में लिनली तेज गति से घूमने में सक्षम थी, और चूंकि 64,000 कमरे शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण से भरे हुए थे, इसलिए हरे सांप उसे घेरने और सामूहिक रूप से हमला करने में पूरी तरह असमर्थ थे। तुम मुझे एक ही वार में मार डालना चाहते हो? लिनली ने इन छोटे हरे सांपों को मारते हुए शांति से हंसते हुए कहा। इन छोटे हरे सांपों में भी जबरदस्त ऊर्जा होती है, इन्हें मारकर मैं निश्चित रूप से 9 आत्मा सांपों को भी घायल कर रहा हूँ। लिनली को थोड़ी और मेहनत करके कुछ और छोटे हरे सांपों को मारने में कोई आपत्ति नहीं थी। लिनली ने छोटे हरे सांपों का बेतहाशा वध और नरसंहार शुरू कर दिया। ब्लैकस्टोन जेल लिनली के नियंत्रण में थी और लिनली को अच्छी तरह पता था कि कहाँ छोटे हरे सांप ज्यादा हैं और कहाँ कम। छोटे हरे सांपों को तकलीफ तो हुई, लेकिन वे लिनली को घेरने और उस पर हमला करने के लिए एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाए। ब्लैकस्टोन जेल में वे बस इंतजार कर रहे थे मानो उनकी आंखें बंद कर दी गई हों। ब्लैकस्टोन जेल के बाहर मौजूद 9 विशाल हरे सांप पहले से ही गुस्से में थे। ये क्या चीज है? विशाल हरे सांपों में से एक के मुंह से एक स्पष्ट आवाज निकली। उसने गुस्से से उस विशाल मिट्टी के पीले घन को घूरा। इसे तोड़ते ही ये ठीक हो जाता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बहुत ऊर्जा गंवा देंगे। एक कर्कश आवाज गूंजी। हम उन कमरों में लिनली को नहीं मार पाएंगे। तुरंत उनके नियंत्रण में कई हरे सांप बेतहाशा भागने लगे, एक के बाद एक दीवारें काटते हुए ब्लैकस्टोन जेल से भाग निकले। सभी हरे सांप भागकर एबिस फ्रूट ट्री पर लौट आए। गड़गड़ाहट, ब्लैकस्टोन जेल ऊर्जा में परिवर्तित हो गई, फिर गायब हो गई। लिनली और बेबे प्रकट हुए। हा, तुम हमें मारना चाहते थे, है ना? बेबे गुस्से से हंस पड़ी। तो आओ, मैं भी देखूं तुम्हारे पास और क्या क्या तरकीबें हैं। लिनली ने भी 9 विशाल हरे सांपों को ठंडेपन से देखा। तुम सचमुच बहुत ताकतवर हो। एक गहरी, कर्कश आवाज गूंजी। लिनली और बेबे खुद को रोक नहीं पाए और एबिस फ्रूट ट्री के मुकुट को घूरने लगे। आवाज वहीं से आ रही थी, पत्तों के टूटने की, सरसराहट की आवाज के साथ। सुनहरे शल्कों से ढका एक सर्पाकार आकार, जो 2 मीटर से भी ज्यादा मोटा था, धीरे धीरे बाहर निकला। उसमें से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। लिनली और बेबे अपनी सांसें रोके रखने से खुद को रोक नहीं सके। हे भगवान, बेबे ने बड़ी बड़ी आंखों से देखा। यह लिनली अपनी आंखें सिकुड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। विशाल सुनहरा सांप पेड़ों की चोटी से रेंगता हुआ बाहर निकल रहा था। उसके रेंगते सर्प जैसे शरीर का जो हिस्सा दिखाई दे रहा था, वह पहले से ही 200 मीटर से ज्यादा लंबा था। कुछ ही क्षणों बाद विशाल सुनहरे सांप का पूरा शरीर पूरी तरह से प्रकट हो गया। यह एक विशाल सुनहरा सांप था जो लगभग 500-600 मीटर लंबा और 2 मीटर मोटा था। सुनहरा सांप अथाह फल वृक्ष की शाखाओं के चारों ओर कुंडली मारे बैठा था। उसकी बर्फ सी ठंडी पुतलियां हरे रंग की थीं और वह लिनली और बेबे की ओर घूर रहा था। पिताजी! 9 विशाल हरे सांप तुरंत दौड़कर वहां पहुंचे। पिताजी, ये दोनों हैं। आपको हमारी बड़ी बहन का बदला लेना होगा। 9 विशाल हरे सांप मानव भाषा में बोले। चिंता मत करो। विशाल सुनहरे सांप के मुंह से एक धीमी, कर्कश आवाज निकली। इनमें से एक मेरे लिए छोड़ दो। पीछे से एक बर्फीली सी ठंडी आवाज गूंजी। लिनली और बेबे खुद को घूरे बिना नहीं रह सके,
फिर तुरंत घूमकर देखने लगे। एक विशाल चांदी का सांप, जिसका शरीर आकार में उस विशाल सुनहरे सांप के बराबर था, दूर से उड़ता हुआ दिखाई दिया। इस विशाल चांदी के सांप के बारे में लिनली को जिस बात ने आश्चर्यचकित किया वह थी, इसके 9 सिर थे और इस 9 सिर वाले चांदी के सांप के प्रत्येक सिर की पुतलियां काली थीं, इतनी काली जितनी की रसातल की सबसे गहरी खाइयां। माँ, 9 विशाल हरे सांपों ने तुरंत पुकारा। तुम वापस आ गए? विशाल सुनहरे सांप ने कहा। मेरी बेटी मर गई, मैं कैसे नहीं मर सकता? 9 सिर वाले चांदी के सांप ने ठंडे स्वर में कहा। बेबे ने घुरघुराहट भरी। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने नन्हे नन्हे शैतानों के झुंड को जन्म दिया। उनके माता पिता भी शैतान हैं। इन 2 विशालकाय सांपों से निकलने वाली आभा इतनी भयानक थी कि सिर्फ आभा से ही लिनली और बेबे के सिर में हल्का सा चक्कर आने लगा। लिनली और बेबे दोनों समझ गईं कि यह सोने चांदी का सांपों का जोड़ा उनके बच्चों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। क्या तुम भी एक विचित्र प्राणी नहीं हो, तुम छोटे जीव? विशाल सुनहरे सांप ने बेबे को घूरा। उसकी जैद हरी आंखें एक ठंडी नजर से भरी हुई थीं। हमारी बेटी को मारने वाला वही था। 9 सिर वाला चांदी का सांप बेबे को घूर रहा था। ठीक है, विशाल सुनहरे सांप ने कहा, तो फिर मुझे उस छोटे जीव से निपटने दो। 9 सिर वाले चांदी के सांप ने अपनी कर्कश आवाज में कहा। विशालकाय सुनहरे सांप का विशाल सिर लिनली को घूरते हुए थोड़ा घूम गया। ठीक है, तो 4 दिव्य जानवरों के कुल के इस बदमाश को मेरे हवाले कर दो। जब उसके पूर्वज नीला ड्रैगन जिंदा थे तब भी वे हमारे अथाह पर्वत के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन अब नीला ड्रैगन के वंशज सचमुच हमारे बच्चों को मारने की हिम्मत कर रहे हैं। बस करो, 9 सिर वाले चांदी के सांप ने भावशून्यता से कहा। लिनली और बेबे ने एक दूसरे को देखा। लिनली के केंद्र में होने से एक मिट्टी जैसी पीली आभा तुरंत फैल गई, जिसने लगभग 1000 मीटर के क्षेत्र को घेर लिया और विशाल सुनहरे सांप और 9 सिरों वाले चांदी के सांप को निगल लिया। गुरुत्वाकर्षण के अचानक प्रहार से पीड़ित दोनों विशालकाय सांप अपने विशाल सर्प जैसे शरीर को थोड़ा नीचे झुकाने से खुद को नहीं रोक पाए। हालांकि कुछ ही क्षणों बाद वे संभल गए और अपनी स्थिति को संतुलित करने के लिए खुद को समायोजित कर लिया। कितना शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण! विशाल सुनहरे सांप ने लिनली की ओर देखा। दरअसल तुम्हारा नारकीय क्षेत्र के रजबुद सम्राट से कोई न कोई संबंध जरूर है। फिर भी इसके बावजूद तुम्हें मरना ही होगा। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारे कहने से तुम हमें मार पाओगे? क्या तुममें इतनी क्षमता है? बेबे ने ठंडे स्वर में कहा। एकदम अचानक विशाल सुनहरे सांप ने अपना मुंह खोला और तुरंत विशाल सुनहरे सांप के मुंह से एक मोटी जैड हरी रोशनी निकली और लिनली की ओर बढ़ गई। इस जैड हरी रोशनी पर ब्लैकस्टोन स्पेस का कोई असर नहीं पड़ा। लिनली समय रहते बच नहीं पाई और पूरी तरह से जैड हरी रोशनी से ढक गई, जिसने तुरंत लिनली के शरीर पर आक्रमण कर दिया। लिनली के मन में हरी रोशनी अनगिनत हरे धब्बों में बदल गई, जो लिनली की आत्मा की रक्षा करने वाली सॉवरेन कलाकृति को बेतहाशा जंग लगा रहे थे, उससे टकरा रहे थे और उसे चबा रहे थे। किसी शहर पर हमला करने की तरह ये हरे धब्बे हर जगह फैल गए थे और इनमें से कुछ हरे धब्बे दोष पर लगी पट्टी पर बेतहाशा हमला कर रहे थे। लिनली ने इस पट्टी पर 200 साल तक काम किया था और उनके मरम्मत कार्य के परिणामस्वरूप ये पट्टी अब अत्यधिक मजबूत हो गई थी। यद्यपि इसकी तुलना आत्मा रक्षक सॉवरेन कलाकृति के अन्य भागों से नहीं की जा सकती थी, फिर भी यह अधिकांश साधारण आत्मा रक्षक कलाकृतियों के बराबर थी। चट पट्टी जल्दी ही खत्म हो रही थी। अच्छा नहीं, लिनली को लगा कि चीजें गलत हो रही हैं। उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित किया ताकि बचाव में भी मदद मिल सके। जैसे ही वे हरे हरे धब्बे पट्टी पर जोर से टकराए, एक धमाके के साथ पट्टी आखिरकार टूट गई। हालांकि हरे धब्बों का बस एक छोटा सा टुकड़ा ही बचा था। लिनली की आध्यात्मिक ऊर्जा बेतहाशा प्रवाहित हुई और अंततः उस बची हुई ऊर्जा को बुझा दिया। लिनली का बचाव कायम रहा, लेकिन 2 शताब्दियों के दौरान आत्मा की रक्षा करने वाली सॉवरेन कलाकृति पर उन्होंने जो मरम्मत की थी वह इस एक हमले में पूरी तरह से नष्ट हो गई। एक ही समय पर 9 सिरों वाले चांदी के सांप ने भी अपनी अद्भुत तकनीक का इस्तेमाल किया। उसके 9 विशाल चांदी के सिरों की काली आंखें बेबे को घूर रही थीं और साथ ही उसका शरीर एक विशाल ब्रह्म का रूप लेने लगा। 9 सिरों वाले चांदी के सांप ने अपनी विस्मयकारी जन्मजात दिव्य क्षमता को सक्रिय करना शुरू कर दिया। स्विश स्विश 9 सिर वाले चांदी के सांप की 9 जोड़ी आंखों से एक साथ काली रोशनी की 9 किरणें निकल रही थीं। प्रकाश की 18 किरणें बेबे की ओर बढ़ीं। बेबे ने बचाव किया, लेकिन काली रोशनी मानो किसी संवेदनशील चीज की तरह मुड़ी और फिर बेबे की पुतलियों में घुस गई। बेबे ने पीड़ा भरी आवाज निकाली। लिनली ने अभी अभी अपना बचाव पूरा किया था। मुड़कर देखा तो लिनली चौंक गया। बेबे मरा नहीं। विशाल स्वर्ण सर्प ये देखकर कि लिनली ने बिना मरे उसके हमले को झेल लिया है, आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी यह तकनीक कितनी शक्तिशाली है। साधारण आत्मा रक्षक दिव्य कलाकृतियां भी इसका प्रतिरोध नहीं कर पाएंगी। हाँ, ये तो बहुत शक्तिशाली था। बेबे अचानक जोर से हंसने लगा और उसने 9 सिर वाले चांदी के सांप को गुस्से से घूरना शुरू कर दिया। लिनली राहत महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। असंभव! 9 सिर वाले चांदी के सांप को यकीन नहीं हो रहा था। उसका शरीर तो पहले से ही इतना शक्तिशाली है, उसकी आत्मा भी इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? स्वर्ग तो न्यायप्रिय था। बेबे का शरीर पहले से ही इतना मजबूत था कि 9 सिर वाला चांदी का सांप भी उससे ईर्ष्या कर रहा था। उसके शरीर के इतने शक्तिशाली होने के कारण तार्किक रूप से कहें तो उसकी आत्मा थोड़ी कमजोर होनी चाहिए, लेकिन बेबे वास्तव में अपनी जन्मजात दिव्य क्षमता को सहन करने में सक्षम थी।
मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, ज्यादा दूर मत जाओ, लिनली चिल्लाया। वह इस बार सॉवरेन से मदद मांगने आया था। लिनली को लग रहा था कि इन दो विशालकाय सांपों का सॉवरेन से कोई न कोई संबंध जरूर होगा, इसलिए वह जानलेवा हमले नहीं करना चाहता था। दहाड़! विशालकाय सुनहरा सांप जरा भी ध्यान नहीं दे रहा था। दहाड़ते हुए वह अचानक आगे बढ़ा, अपना मुंह फैलाया और लिनली की ओर तेजी से काटने लगा। उसकी गति वास्तव में बहुत तेज है। लिनली को अंदर से आश्चर्य हुआ। हालांकि लिनली ने खुद को इस विशालकाय सुनहरे सांप से कटने देने की हिम्मत नहीं की। बॉस, चलो करते हैं, बेबे ने मन ही मन कहा। लिनली ने हमलावर विशाल सुनहरे सांप को घूरा। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। लिनली और बेबे के पीछे एक साथ भ्रामक धुंधली आकृतियां दिखाई दीं। लिनली के पीछे एक कुंडलित नीला ड्रैगन प्रेत था जो उस विशाल सुनहरे सांप को ठंडी निगाहों से घूर रहा था। बेबे के पीछे एक विशाल गोडीटर चूहे का भ्रम दिखाई दिया जो उस 9 सिर वाले चांदी के सांप को घूर रहा था। जन्मजात दिव्य क्षमता, ड्रैगन दहाड़। जन्मजात दिव्य क्षमता, गोडीटर। धमाका! अचानक धरती फट गई और बड़ी संख्या में पतली लंबी प्रतानिकाएं बाहर की ओर निकलीं, जो लिनली और बेबे के ठीक सामने आ गईं। लिनली और बेबे ने अपनी जन्मजात दिव्य क्षमताओं का उपयोग करने में जो ऊर्जा खर्च की थी वह इन प्रतानों द्वारा सीधे अवरुद्ध हो गई, या ज्यादा सटीक रूप से कहें तो सारी ऊर्जा प्रतानों पर खर्च हो गई। लिनली और बेबे दंग रह गए। इन दो शक्तिशाली जन्मजात दिव्य क्षमताओं से टकराने वाली कई शाखाओं और प्रतानों पर कोई असर नहीं पड़ा। कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं? बेबे को यकीन नहीं हुआ। अचानक एक प्रतान पीछे की ओर उछलकर बेबे के शरीर पर आ गिरा। हालांकि यह ब्लैकस्टोन स्पेस से होकर गुजरा, फिर भी जिस गति से यह प्रतान टकराया वह बेबे के लिए बच पाना नामुमकिन बनाने के लिए काफी था। धमाका! बेबे को झटका लगा और वह दूर उड़ गई। लाल रक्त हवा में फैल गया। धमाका! बेबे जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपनी छाती को घूरा जहां एक जख्म इतना गहरा था कि हड्डियां दिखाई दे रही थीं। उसमें से खून टपक रहा था। बेबे स्तब्ध होकर अपने जख्म को देखता रहा। लिनली भी अविश्वास से ये सब देख रहा था। क्या बेबे सचमुच घायल हो गई थी? उसका शरीर किसी गॉडस्पार्क हथियार के समान था, लेकिन क्या वह वास्तव में घायल था? बेबे! लिनली तुरंत बेबे के पास गया। बेबे का घाव स्वाभाविक रूप से भर रहा था, लेकिन बेबे अभी भी अविश्वास से अपने सामने की शाखाओं को देख रहा था। ये शाखाएं स्पष्ट रूप से एबिस फ्रूट ट्री की थीं। बस उनकी बेटी को मारना एक बात थी, अब और मारने की कोई जरूरत नहीं है। अथाह फल के पेड़ के भीतर से एक गहरी आवाज गूंजी। एबिस फ्रूट ट्री के मुख्य तने के ऊपर एक विशाल चेहरा अचानक प्रकट हुआ जो वहां मंडरा रहा था और लिनली और बेबे की ओर घूर रहा था। ये है। लिनली और बेबे दोनों ने एक शक्तिशाली आभा महसूस की। महाराज! विशाल स्वर्ण सर्प और 9 सिरों वाले चांदी के सर्प ने तुरंत अथाह फल वृक्ष की ओर देखा और जल्दी से कहा, उसने हमारी बेटी को मार डाला। महाराज, आप उन्हें क्षमा नहीं कर सकते। सार्वभौम! लिनली और बेबे अगाध फल वृक्ष को देखकर दंग रह गए। पुस्तक 18, हाई गॉड, अध्याय 30, मदद करने में असमर्थ। लिनली अब पूरी तरह से सब कुछ समझ गई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि धूसर कोहरे के क्षेत्र में प्रकट हुआ एबिस फ्रूट ट्री लिनली और बेबे से इतनी आसानी से निपट पाया, और बेबे की जन्मजात दिव्य क्षमता, गॉडीटर, भी एबिस फ्रूट ट्री की दिव्य चिंगारी का पता नहीं लगा पाए। अब ऐसा लग रहा था कि पूर्व एबिस फ्रूट ट्री उनके सामने वाले एबिस फ्रूट ट्री का एक छोटा सा हिस्सा मात्र था। एक संप्रभु के अंश में इतनी शक्ति होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। धूसर कोहरे वाले क्षेत्र में स्थित अगाध फल के पेड़ और इस अगाध फल के पेड़ के बीच का संबंध हरे सांपों और आत्मा सांपों के बीच के रिश्ते जैसा था। हरे सांपों में आत्मा नहीं थी और उस छोटे अगाध फल के पेड़ में भी स्वाभाविक रूप से कोई आत्मा नहीं थी। सार्वभौम! लिनली ने जल्दी से आवाज लगाई। उसी समय वह एक धमाकेदार आवाज के साथ अपने घुटनों पर बैठ गया। विशालकाय सुनहरा सांप और 9 सिर वाला चांदी का सांप लिनली और बेबे को गुस्से से घूर रहे थे। फिर विशालकाय सुनहरे सांप ने विनती की, महाराज, इन दोनों ने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया है। महाराज, आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्या हुआ था। महाराज, आपको हमारी बेटी का बदला लेना ही होगा। विशालकाय सुनहरे सांप ने भी अपना विशाल सिर जमीन पर दबा दिया। धमाका! बेबे भी घुटनों के बल गिर पड़ा और जोर से बोला, सार्वभौम, हमें दोष नहीं दिया जा सकता। उस समय हमें पता ही नहीं था। बेबे को डर था कि सार्वभौम लिनली की मदद नहीं करेंगे। 9 सिर वाला चांदी का सांप और विशाल सुनहरा सांप गुस्से से बेबे और लिनली की ओर देख रहे थे। लिनली ने आगे कुछ नहीं कहा। वह बस घुटनों के बल बैठा रहा, सम्राट के शब्दों का इंतजार करता रहा। बस एबिस फ्रूट ट्री के मुख्य तने पर खड़े विशाल चेहरे की आंखों में जैड जैसी रोशनी चमक उठी जब वह इन लोगों के समूह को घूर रहा था। जिस किसी पर भी उसकी नजर पड़ी, चाहे वह घबराया हुआ हो या गुस्से में, वह तुरंत चुप हो गया। गोल्ड! हालांकि यह सच है कि इस मामले में उनकी गलती है, लेकिन उनके पापों के लिए उन्हें मौत की सजा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्हें सच का पता ही नहीं था। सम्राट की शाखाएं मौजूद थीं। स्वाभाविक रूप से सम्राट ने सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा था। वह भी आत्मा सांप को बचाना चाहता था, लेकिन वहां मौजूद शाखाओं की शक्ति बेबे की जन्मजात दिव्य क्षमता को रोकने में असमर्थ थी। 9 सिर वाले चांदी के सर्प ने तुरंत विशाल सुनहरे सर्प की ओर देखा। वह जानती थी कि उसके पति के एबिस फ्रूट ट्री सॉवरेन के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। विशाल सुनहरे सांप ने जल्दी से विनती करते हुए कहा, हे प्रभु, मेरी बेटी टीना, आपने उसे बड़ा होते देखा है। क्या ये संभव है कि आप सचमुच टीना की मौत का बदला नहीं लेंगे? दूसरे लोग ऐसे मामले में किसी प्रभु से बात करने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन उन्होंने किया।
ऐसा इसलिए था क्योंकि वह प्राचीन काल से लेकर आज तक अथाह फल वृक्ष के साथ अनगिनत वर्षों में धीरे धीरे बड़ा हुआ था। सोना, अथाह फल के पेड़ का विशाल चेहरा भौचक्का हो गया। बस यहीं रहने दो। जब ये शब्द निकले तो 9 विशाल हरे सांप, 9 सिर वाला चांदी का सांप और विशाल सुनहरा सांप आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। चूंकि सम्राट पहले ही अपनी घोषणा कर चुके थे, इसलिए अगर वे इसी तरह जिद करते रहे तो कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा। लिनली, तुम दोनों जा सकते हो, विशाल चेहरे ने भावशून्यता से कहा। सार्वभौम, लिनली वहां घुटनों के बल बैठ गया और विनती करते हुए बोला, महाराज, मैं आपसे मिलने के लिए नरक लोक से पाताल लोक आया हूँ। मुझे आपसे कुछ मांगना है। मुझे आशा है। जैसे ही लिनली के शब्द निकले और उसके बोलने से पहले ही पास में खड़े विशाल सुनहरे सांप और 9 सिर वाले चांदी के सांप ने क्रोध में अपनी नाक से सांस ली। अपने सपनों में विशाल सुनहरा सांप दहाड़ा, महाराज ने तुम्हें न मारकर तुम पर पहले ही कृपा और दया दिखाई है। तुम अब भी सपने देखते हो कि महाराज तुम्हारी मदद करेंगे? भाड़ में जाओ, तुरंत भाड़ में जाओ, तुरंत चले जाओ। 9 हरे सांप भी एक के बाद एक चिल्लाए। 9 सिर वाले चांदी के सांप के बारे में वह इतनी क्रोधित थी कि लिनली को घूरते ही उसके सर्प जैसे शल्क चमकने लगे। जल्दी करो और यहाँ से चले जाओ, और हम दोनों पति पत्नी तुम्हें छोड़ देंगे। अगर तुम यहाँ रुककर व्यर्थ ही सम्राट से मदद की उम्मीद करोगे तो मैं ये आज ही तुम्हें मार डालूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। उसने लिनली और बेबे पर तुरंत हमला क्यों नहीं किया? इसकी एक वजह उनकी शक्ति थी और दूसरी वजह सम्राट का आदेश। लिनली ने सम्राट से मदद मांगने की हिम्मत कैसे की? स्वाभाविक रूप से वे अब अपने क्रोध को दबा नहीं पा रहे थे। महाराज ने तो अभी तक कुछ भी नहीं कहा है और फिर भी तुम सब बीच में बोल रहे हो, बेबे ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। एक सम्राट के सामने बीच में बोलना वाकई बहुत अशिष्टता थी, लेकिन बेबे को रसातल के पेड़ और आत्मा सांपों के बीच के रिश्ते की प्रकृति के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। रसातल के पेड़ के तने पर बने विशाल चेहरे ने सबको अपनी ओर खींच लिया। सब चुप हो जाओ, पहले लिनली की बात सुनते हैं। महाराज, विशालकाय सुनहरा सांप अथाह फल वृक्ष की ओर आश्चर्य से देख रहा था। अथाह फल वृक्ष ने उसकी ओर एक नजर डाली और वह तुरंत चुप हो गया। लिनली ने कृतज्ञतापूर्वक कहा, महाराज, मैं आपसे मदद की भीख मांगने इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। मेरे परिवार और दोस्तों को ढूंढने में मेरी मदद करें जो पाताल लोक में मरे हुए हो गए हैं। उन्हें उनकी पुरानी यादें वापस पाने में मदद करें। मुझे पता है कि आप, महाराज, ऐसा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप उन पर दया करेंगे, महाराज। लिनली ने अपना माथा जमीन पर दबाया। ये देखकर बेबे की आंखें नम हो गईं। लिनली ने कब इस तरह से काम किया था? मुझे आशा है कि आप उन पर दया करेंगे, महाराज। बेबे भी घुटनों के बल बैठ गया, उसका सिर जमीन पर दबा हुआ था। लिनली और बेबे दोनों गिड़गिड़ा रहे थे, जबकि एबिस फ्रूट ट्री कुछ पल के लिए चुप रहा। घुटनों के बल बैठे लिनली के दिल में बेचैनी भरी घबराहट थी। वह इतनी दूर सम्राट के जवाब के लिए आया था। लिनली को सबसे ज्यादा डर सम्राट के इनकार का था। लिनली नहीं चाहता था कि उसकी उम्मीद टूट जाए। तुम जा सकते हो, गहरी आवाज फिर से गूंजी। लिनली का पूरा शरीर कांप उठा। बेबे ने भी अविश्वास में अपना सिर उठाया और अथाह फल वृक्ष की ओर देखा। संप्रभु, क्या आप हमारी मदद नहीं कर सकते? बेबे हकलाते हुए बोली। लिनली ने भी अपना सिर उठाकर सॉवरेन की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। उसने करुण प्रार्थना की, सॉवरेन, बस, मैं कुछ नहीं कर सकता। गहरी आवाज गूंजी, तुम कुछ मदद नहीं कर सकते? लिनली ने अपना सिर उठाया और एबिस फ्रूट ट्री को घूरने लगा। एबिस फ्रूट ट्री के ऊपर उस विशाल चेहरे पर जरा भी भावना नहीं दिख रही थी। लिनली ने बेचैनी से कहा, तुम मदद करने में कैसे असमर्थ हो सकते हो? मैं जानता हूँ, पाताल लोक के स्वामी, कि तुम में से कोई भी उन मरे हुओं को ढूंढ सकता है जिनमें मृतकों की आत्माएं रूपांतरित हो जाती हैं और उन्हें उनकी यादें वापस दिला सकता है। हम्फ, पास के 9 सिर वाले चांदी के सांप ने एक ठंडी फुसफुसाहट की, जबकि विशाल सोने का सांप और 9 विशाल हरे सांप सभी लिनली और बेबे की ओर ठंडी निगाहों से देख रहे थे। तुम गलत सम्राट से भीख मांग रहे हो। विशालकाय सुनहरा सांप हंसा। लिनली और बेबे दंग रह गए। अथाह फल के पेड़ के ऊपर से एक गहरी आवाज गूंजी, ये सच है कि मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कोई पाताल लोक का शासक नहीं हूँ। मैं जीवन का शासक हूँ। लिनली और बेबे ये सुनकर दंग रह गए। क्या अथाह पर्वत का शासक पाताल लोक का शासक नहीं था? तुम अथाह पर्वत पर आ गए हो। अगर तुम पाताल लोक के अधिपति को ढूंढना चाहते हो तो यह अब भी आसान है। आगे बढ़ो, बैंगनी कोहरे के क्षेत्र में अधिपति के महल तक जाओ और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करो। हालांकि मैं तुम्हें एक चेतावनी देना चाहता हूँ। मृत्यु के अधिपति का स्वभाव मेरे जैसा अच्छा नहीं है। यह मृत्यु का अधिपति टीना की मौत के कारण तुम्हें मार भी सकता है। अथाह फल वृक्ष ने कहा। लिनली और बेबे ने एक दूसरे को देखा तो इस अथाह पर्वत पर वास्तव में 2 राजा थे, एक जीवन का अधिपति, दूसरा मृत्यु का अधोलोक अधिपति। लिनली समझ गया कि इस अथाह फल के पेड़ ने क्यों कहा कि उसका स्वभाव अच्छा है। वह अनगिनत वर्षों से यहाँ रह रहा था और जीवन के आदेशों का प्रशिक्षण ले रहा था। उसका अच्छा स्वभाव होना स्वाभाविक था, लेकिन मृत्यु के अधिपति ने मृत्यु के आदेशों का प्रशिक्षण लिया था। नारकीय क्षेत्र और पाताल लोक में लिनली को मृत्यु के आदेशों का पालन करने वाला एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था जिसका स्वभाव अच्छा हो। उनमें से अधिकांश दृढ़ और हिंसक थे। बॉस, क्या हमें चलना चाहिए? बेबे ने मन ही मन पूछा। जरूर,
लिनली ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। बेबे ने जल्दी से मन ही मन कहा, क्या तुमने सुना नहीं कि जीवन के अधिपति ने अभी क्या कहा? मृत्यु के अधिपति का स्वभाव गुस्सैल है और वह इस अधिपति जितना नेकदिल नहीं है। अगर वह हम दोनों को इसलिए मार देता है क्योंकि वह आत्मिक सांप मर गया तो वह कितनी घुटन भरी और दुखा मौत होगी। मेरे हिसाब से पाताल लोक में 7 अधिपति हैं। चलो कहीं और जाकर कोशिश करते हैं। लिनली ने भौहें चढ़ाईं। लिनली अपने पिता और दोस्तों को बचाने के लिए कोशिश करने को तैयार था। बहुत समय बीत चुका था, इसलिए उसे कोशिश तो करनी ही थी। लेकिन अगर बेबे को इसकी सजा भुगतनी पड़ी। बेबे, लिनली ने बेबे की तरफ देखा, फिर मन ही मन कहा, मृत्यु के शासक से मिलने मत जाना, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। बॉस, बेबे ने लिनली को घूर कर देखा। मत जाओ। लिनली के मन में प्रेषित शब्दों में आदेश का वजन था। मेरे पास अभी भी मेरा दिव्य अग्नि क्लोन है, लेकिन अगर तुम मर गए तो तुम्हारे पास कोई दिव्य क्लोन नहीं बचेगा। लेकिन बेबे ने जल्दी से कहा, मालिक अब और मत कहो। अगर मृत्यु के अधिपति सचमुच मुझे मारना चाहते हैं तो मैं रसातल पर्वत से भाग भी जाऊं तो भी अधिपति मुझे आसानी से ढूंढकर मार डालेंगे। मेरे हिसाब से बेहतर यही है कि मैं भागूं ही नहीं। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे पूरी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आखिरकार उस आत्मिक सांप ने मुझे मारने की कोशिश की थी। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे वापस लड़ने की इजाजत न हो? मुझे लगता है कि मृत्यु के अधिपति तर्क सुनेंगे। लिनली ने असहाय होकर कहा, बेबे, क्या तुम सोचती हो कि एक सम्राट तुम्हारे तर्क को सुनेगा? हमारे पास ब्लडरेज सॉवरेन का पदक है। मृत्यु के सॉवरेन ब्लडरेज सॉवरेन के चेहरे की खातिर शायद हमें नहीं मारेंगे। बेबे ने जल्दी से कहा, और अगर वह मुझे मारना चाहता है तो भागने का कोई मतलब नहीं है। लिनली ने थोड़ा सिर हिलाया। सचमुच, अगर कोई सम्राट किसी को मारना चाहे तो भागने के लिए कोई जगह नहीं होती। तुम दोनों ने सचमुच मृत्यु के राजा से मिलने जाने की हिम्मत की? 9 सिर वाला चांदी का सांप हंसा। लिनली और बेबे ने एक बार फिर एबिस फ्रूट ट्री की ओर घुटने टेके। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद सॉवरेन। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हम बैंगनी कोहरे वाले क्षेत्र से कैसे बाहर निकल सकते हैं? बस सीधे चलो, बस इतना ही काफी है। अथाह फल के पेड़ की गहरी आवाज गूंजी और फिर शाखाएं कांपने लगीं। तुरंत आगे बैंगनी कोहरा उमड़ने और लहराने लगा। वह 2 हिस्सों में बंट गया, जिससे एक साफ रास्ता दिखाई दिया जहाँ बिल्कुल कोहरा नहीं था। इस रास्ते पर चलो और सीधे आगे बढ़ो, तुम वहां पहुंच जाओगे। अथाह फल वृक्ष ने पहले ही अपनी सलाह दे दी थी। यद्यपि वह अच्छा स्वभाव का था, फिर भी वह उन्हें बार बार चेतावनी नहीं देता था। धन्यवाद सॉवरेन, लिनली और बेबे ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। उस अथाह फल वृक्ष का विशाल शरीर थोड़ा सा हिला और फिर एक धुंधले नीले रंग में बदल गया और फिर गायब हो गया। वह विशाल अथाह फल वृक्ष, जो 10,000 मीटर या उससे भी ज्यादा जगह घेरे हुए था, यूं ही गायब हो गया। लिनली और बेबे वहीं खड़े रहे और तुरंत निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ गए। विशालकाय सुनहरा सांप और 9 सिर वाला चांदी का सांप बस ठंडी हंसी हंसने लगे। तुम सचमुच बेकार हो। 9 सिर वाला चांदी का सांप हंसा। तुम इतने सालों से सम्राट के साथ हो, फिर भी तुम उसे मना नहीं सकते। अफसोस, सम्राट तो बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं। विशालकाय सुनहरे सांप ने हार मानते हुए कहा। मुझे देखो। 9 सिरों वाला चांदी का सांप लिनली और बेबे की पीठ पर ठंडी निगाहों से घूर रहा था। मेरे महाराज के गुस्से को देखते हुए, जब तक मैं कुछ कहूंगा ये दोनों जरूर मर जाएंगे। विशाल स्वर्ण सांप का संबंध अथाह फल वृक्ष से था, जबकि 9 सिर वाला चांदी का सांप मृत्यु के अधिपति से था। रास्ते में लिनली और बेबे बहुत तेजी से आगे बढ़े और रास्ते में उन्हें किसी भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। बहुत जल्द लिनली और बेबे ने देखा कि दूरी पर एक खाली जगह थी जहां बिल्कुल भी बैंगनी कोहरा नहीं था। लिनली और बेबे ने तुरंत अपनी गति बढ़ा दी। 2 धुंधली धारियों में बदल गए और बैंगनी कोहरे वाले क्षेत्र से बाहर निकल गए। हम अंततः पहुंच गए, बेबे ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। लिनली ने भी देखने के लिए अपना सिर उठाया। उनके सामने घास और फूलों से भरा एक खाली क्षेत्र था। ऊपर लिनली खुद को ऊपर देखे बिना नहीं रह सकी, क्योंकि ऊपर आसमान में एक बैंगनी काला महल हवा में मंडरा रहा था। ये बैंगनी काला महल सैकड़ों मीटर ऊंचा था, किसी छोटे पहाड़ जैसा। बैंगनी काले महल का शीर्ष एक मीनार जैसा था और उसके शीर्ष पर एक विशाल गोला था। गोले में अनगिनत बिजली चमकने लगी। गोले को मूल मानकर बड़ी मात्रा में बिजली की श्रृंखलाएं हर दिशा में नीचे की ओर बिखर गईं। तो यहीं से स्वर्ग पृथ्वी की श्रृंखलाएं आती हैं। बेबे की आंखें चमक उठीं। लगता है ये सम्राट का महल है। लिनली ने गहरी सांस ली। ठीक इसी समय सॉवरेन के महल के द्वार के बाहर 2 आकृतियां उड़कर बाहर आईं। लिनली ने तुरंत पहचान लिया कि वे आथस और बेली थे। लिनली और बेबे को देखकर वे दोनों तुरंत उड़कर ऊपर आ गए। लिनली, तुम सचमुच आ गईं, बेली ने आश्चर्य से कहा। आथस ने भी अविश्वास से कहा, येनावे और उसके पति, उन 2 बड़े सांपों ने हमला नहीं किया। आथस अच्छी तरह जानता था कि वे दोनों कितने ताकतवर थे। उसके लिए भी उनके खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल होगा। बेशक उन्होंने हमला किया, लेकिन वे इतने मजबूत नहीं थे कि हमारा कुछ बिगाड़ सकें। बेबे ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। आथस और बेली आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। आथस, बेली, सॉवरेन, वह। लिनली बस बोलने ही वाली थी। हम। एक ठंडी खर्राटे गूंजी। लिनली और बेबे खुद को रोक नहीं पाए और पीछे मुड़कर देखने लगे। आथस और बेली ने भी देखा। 2 दुबली पतली आकृतियां, एक पुरुष और एक महिला, वहां से गुजर रही थीं। गंभीर दिखने वाले पुरुष ने एक लंबा सुनहरा चोगा पहना हुआ था, जबकि काली पुतलियों वाली महिला ने एक लंबा चांदी का चोगा पहना हुआ था। उनके पीछे 9 युवक युवतियां थे, सभी ने लंबे हरे चोगे पहने हुए थे।
सच है, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। चांदी के वस्त्र पहने महिला हंसी। लेकिन बहुत जल्द वे मर जाएंगे। पुस्तक 18 हाई गॉड अध्याय 31 मृत्यु का मुख्य शासक। सिर्फ आभा से ही लिनली साफ साफ बता सकता था कि उसके सामने चांदी के वस्त्र पहने ये स्त्री वही 9 सिरों वाला चांदी का सांप है। बाकी उसके पति और मानव रूप में परिवर्तित उसके 9 बच्चे थे। आथर्स, क्या सम्राट वापस आ गए हैं? चांदी के सांप, येनवे ने कहा। आथर्स ने सिर हिलाया। अभी नहीं, बेली ने एबिस फल हासिल कर लिया है और सॉवरेन का भी इंतजार कर रहा है। हालांकि सॉवरेन को पता होना चाहिए कि बेली ने एबिस फल हासिल कर लिया है और उसे जल्द ही पहुंचना चाहिए। ये सुनकर लिनली और बेबे के पास अपनी बेचैनी कम करने और एक तरफ इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। लिनली, बेली ने पास आकर धीमी आवाज में कहा, तुम्हें जल्दी से चले जाना चाहिए। लिनली ने अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। बेली, वो जाने को तैयार नहीं है। किसी ऐसी चीज में क्यों पड़ना जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है? चांदी का सांप, येनवे हंसा। बेली ने उस चांदी के सांप पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उसने आगे कहा, लिनली, ये येनवे सॉवरेन के बहुत करीब है और जब ये सॉवरेन किसी को मारना चाहेगा तो सॉवरेन बिना कुछ कहे ऐसा कर देगा। कोई भी सॉवरेन की इच्छा का उल्लंघन नहीं कर सकता। बेली ने आथर्स से मृत्यु के सॉवरेन के बारे में काफी कुछ सीखा था। लिनली ने भौहें चढ़ाईं और चांदी के सांप, येनवे की ओर देखा। हरे वस्त्रधारी एक महिला ठंडी हंसी। अब तुम घबरा रही हो? मैं तुम्हें बता दूं, तुम भाग भी नहीं पाओगी। महाराज जल्दी ही आएंगे और तब तक, जब तक तुम पाताल लोक में हो, महाराज जल्दी से तुम दोनों को ढूंढकर मार डालेंगे। तुमने मेरी बड़ी बहन को मारने की हिम्मत की। हम 9 हरे सर्प भाई बहन सभी क्रोधित थे, लेकिन उन्होंने लिनली और बेबे की शक्ति का स्वाद चख लिया था। तुम्हें किस बात पर गर्व है? बेबे ने धीमे स्वर में गाली बुदबुदाते हुए कहा। बेबे, उन पर ध्यान मत दो, हम यहीं इंतजार करेंगे, लिनली ने मन ही मन कहा। और फिर वह और बेबे तुरंत घास से भरे, फूलों से भरे इस इलाके में एक सुनसान जगह पर चल पड़े और सॉवरेन के लौटने का इंतजार करने लगे। लिनली ने देखा कि दूर सांप दंपत्ति और उनके 9 बच्चे सब धीरे से कुछ बातें कर रहे थे। कभी कभी लिनली और बेबे की तरफ देख रहे थे। बेली और आथर्स तो बस चुपचाप वहीं खड़े रहे। जाहिर है, लिनली और बेबे उनकी मिन्नतें बिल्कुल नहीं सुन रहे थे, इसलिए वे बस सम्राट के लौटने का इंतजार कर रहे थे। पलक झपकते ही 3 घंटे बीत गए। सार्वभौम अभी तक नहीं लौटे हैं? बेबे ने अधीर होकर मन ही मन पूछा। सार्वभौम क्या कर रहे हैं? तुम और मैं किसी सम्राट के मन को समझ ही नहीं सकते। लिनली 3 घंटे इंतजार कर चुका था और उसे भी बेसब्री से गर्मी लग रही थी। बेबे, उस चांदी के सांप येनवे की बातों से लगता है कि सम्राट के साथ उसका रिश्ता बहुत अच्छा होगा। बताओ, क्या इस वजह से सम्राट हमारी मदद करने से कतराएंगे? बेबे ने लिनली को एक नजर देखा। बेबे को लिनली के घबराए हुए दिखने की बहुत कम यादें थीं, लेकिन अभी बेबे पूरी तरह से महसूस कर सकती थी कि लिनली कितनी घबराई हुई थी। बॉस, सॉवरेन जरूर मदद करेगा। जरूर, बेबे ने जवाब भेजा। लिनली ने गहरी सांस ली। वह थोड़ा शांत महसूस कर रही थी। लिनली, अचानक एक आवाज गूंजी। लिनली ने मुड़कर देखा तो आथर्स उड़ता हुआ ऊपर आ रहा था। लिनली को देखते ही वह खुद को रोक नहीं पाया और चुपके से सिर हिलाते हुए गंभीरता से बोला, सार्वभौम ने अभी अभी मन ही मन मुझसे बात की है और मुझे आदेश दिया है कि मैं तुम्हें और बेली को सार्वभौम के महल में ले आऊं। सार्वभौम जल्द ही लौट रहे होंगे। लिनली की आंखें तुरंत चमक उठीं। संप्रभु वापस आ गया है। लिनली को ऐसा लगा जैसे उसका दिल उसकी छाती से बाहर निकल आएगा। मेरे पीछे अंदर आओ, आथर्स ने गंभीर भाव से चेतावनी दी। तुम्हें याद रखना चाहिए, इस सम्राट का स्वभाव बहुत खराब है। अगर सम्राट को तुम पसंद आ गए तो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया जा सकता है, लेकिन अगर सम्राट को तुम नापसंद हो गए तो तुम पल भर में मर सकते हो। इसलिए तुम्हें और बेबे को जरा भी असम्मान नहीं करना चाहिए। लिनली ने जल्दी से सिर हिलाया। समझ गया, मैं किसी सम्राट को नाराज नहीं करूंगी। बेबे ने भी जल्दी से कहा। बेबे अच्छी तरह जानती थी कि इस समय वे जरा सी भी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लिनली आथा की बातों से पहले ही समझ गया था कि मृत्यु का ये शासक एक अजीबोगरीब, असामान्य व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होगा जो बिना किसी कारण के किसी की हत्या कर सकता है। ऐसे व्यक्ति से निपटना बहुत मुश्किल था। कभी कभी कोई बिना कारण जाने भी मर सकता है। आथर्स ने लिनली और बेबे की तरफ देखा। वह खुद को आह भरने से नहीं रोक सका। आथर्स अच्छी तरह जानता था कि चांदी का सांप येनावे सॉवरेन के बहुत करीब था। एक बार येनावे ने शिकायत की और लिनली पर अभियोग लगाया तो बहुत मुमकिन था कि सॉवरेन लिनली और बेबे को बिना कुछ कहे ही मार डाले। चलो चलें। आथर्स तुरंत आगे उड़ गया, जबकि लिनली और बेबे पीछे से उसके पीछे पीछे चल पड़े। बेली हवा में इंतजार कर रहा था। चारों इकट्ठे हुए फिर उस महल की ओर उड़ने लगे जो एबिस पर्वत की चोटी पर तैर रहा था। महल के द्वार खुले थे क्योंकि विशाल सुनहरा सांप और 9 सिर वाला चांदी का सांप और उनके बच्चे पहले ही अंदर आ चुके थे। महल बैंगनी काले रंग की सामग्री से बना था और महल से धीरे धीरे हड्डियों को चीर देने वाली ठंडक निकल रही थी। मेरे पीछे आओ, जरा भी अवज्ञा मत करो, आथर्स ने धीमी आवाज में कहा। समझ गया, लिनली ने कहा। चिंता मत करो। बेली भी साफ तौर पर थोड़ा घबराया हुआ था। मृत्यु के अधिपति से उसकी भी यह पहली मुलाकात थी। लिनली, बेबे और बेली ने तुरंत आथा का पीछा किया और बड़े से सामने वाले चबूतरे से होते हुए महल में दाखिल हो गए। लिनली, बेबे और बेली ने सिर उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं की क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं मृत्यु के अधिपति नाराज न हो जाएं। बॉस, इस महल की ठंडी आभा सचमुच कष्टकारी है।
बेबे ने मन ही मन संदेश भेजा। इस समय आथर्स ने घुटने टेके और कहा, मैं सम्राट को अपना सम्मान अर्पित करता हूँ, मैं सम्राट को अपना सम्मान अर्पित करता हूँ। लिनली, बेबे और बेली भी घुटनों के बल बैठ गए। महल में प्रवेश करने के बाद उन तीनों ने सम्राट की अनुमति के बिना सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं की, या यूं कहें कि बिना अनुमति के सम्राट को सीधे देखना भी एक तरह का अहंकार था। स्वाभाविक रूप से लिनली ने अभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। ठीक इसी क्षण महाराज, एक शोक भरी आवाज गूंजी, टीना मर गई। बेबे नाम का वह व्यक्ति था, उसी ने उसे मारा था। वही बेबे मुझे भी मारना चाहता था। अगर जीवन के अधिपति ने दखल न दिया होता तो शायद मैं तुम्हें फिर कभी न देख पाता। तुम्हें टीना का बदला लेना ही होगा महाराज। ये सुनकर लिनली का दिल दहल गया। तो चांदी का सांप वास्तव में शिकायत कर रहा था। मादरचोद, मैं सच में उसे मार डालना चाहती हूँ। बेबे ने मन ही मन कहा, बॉस, वो 9 मुंह वाला चांदी का सांप मुझे सच में घिनौना लगता है। बेबे, सुनो, महाराज क्या कहते हैं। लिनली वहीं घुटनों के बल बैठी रही। येन, ऊपर से एक बर्फीली सी ठंडी आवाज गूंजी, मैं इस मामले से निपट लूंगा। ये सुनकर लिनली और बेबे दोनों दंग रह गए। मृत्यु का शासक एक महिला थी। तुम तीनों अपने सिर ऊपर उठा सकते हो। महल में बर्फीली आवाज गूंज उठी। अब जाकर लिनली, बेबे और बेली ने अपने सिर ऊपर उठाने की हिम्मत की। अब जाकर लिनली को पता चला कि महल का अंदरूनी हिस्सा खाली था। खंभे भी दिखाई नहीं दे रहे थे। लिनली ने अपनी निगाहें आगे बढ़ाईं और ऊपर देखा, जब तक कि उसे मृत्यु की अधिपति अपने सिंहासन पर विराजमान दिखाई नहीं दी। एक काला सिंहासन। सिंहासन पर एक महिला बैठी थी जिसने लंबे बैंगनी वस्त्र पहने हुए थे। लंबे बैंगनी वस्त्रों पर शाखाओं, लताओं और एक चांदी के सांप की कढ़ाई की गई थी। मृत्यु की इस अधिपति के लंबे, रक्त लाल बाल, सुंदर आकृतियां और एक जोड़ी आंखें थीं जो मानो बिजली की चमक से चमक रही थीं और लिनली के दिल में उतर गईं। जैसे ही लिनली ने मृत्यु के शासक का चेहरा देखा, वह स्तब्ध रह गया। बेबे भी अचंभित थी। बेली भी दंग रह गया। तुम, बेबे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। क्या, बहुत हैरान हो? एक ठंडी आवाज गूंजी। लिनली, बेली और बेबे कुछ पल के लिए अवाक रह गए। मृत्यु की यह अधिपति, उसके चेहरे के भाव उस लाल बालों वाली सुंदरी से बिल्कुल मिलते जुलते थे जो एबिस पर्वत की तलहटी में स्थित एबिस सराय की मालकिन थी। यहाँ तक कि उसकी आंखों का भाव भी वैसा ही था। लिनली और बाकी दोनों ने तुरंत पहचान लिया कि यह अधिपति ही सराय की मालकिन थी। मृत्यु का अधिपति, क्या वह एबिस इनका मालिक है? लिनली को लगा जैसे उसका सिर सुन्न हो गया हो। क्या कोई सम्राट वास्तव में सराय चलाएगा? हाँ, मृत्यु के अधिपति ने खुशी से ठहाका लगाया। तुम्हारे चेहरों के ये भाव मुझे सचमुच बहुत खुशी देते हैं। इतने सालों से मैं एबिस इन में रहा हूँ। तुम लोगों को एक एक करके एबिस फल की तलाश में अंदर जाते हुए देखता रहा हूँ। मैंने तुम सबको अपनी जान जोखिम में डालते और मरते हुए देखा है, और यह वाकई बहुत दिलचस्प था। लेकिन जो चीज मुझे सच में खुशी देती है वह है ये पल। हाँ, तुम्हारे चेहरों का वो भाव। हाँ, लिनली और अन्य दो पूरी तरह से अचंभित थे। मृत्यु के अधिपति ने ऐसा व्यवहार किया। उसने जानबूझकर पाताल लोक के अनगिनत विशेषज्ञों को यहाँ आने के लिए लुभाने के लिए अथाह फल की कहानी गढ़ी। जबकि वह स्वयं एक संप्रभु थी, उसने एक सराय खोली और उसकी मालिक बन गई तथा खुशी खुशी एक के बाद एक लोगों को वहाँ आते और मरते हुए देखती रही। मृत्यु के शासक के पास वास्तव में करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं है, लिनली ने खुद से कहा। लेकिन वास्तव में मृत्यु की अधिपति का जीवनकाल अनंत था। अथाह फल का मामला मृत्यु की अधिपति के लिए शायद एक खेल से ज्यादा कुछ नहीं था। और मृत्यु की अधिपति के लिए, जब वह अपने अधिपति के महल में बैठी और अथाह फल पाने वालों और उसे श्रद्धांजलि देने आए लोगों से भेंट की, और जब उसने उसे देखने वालों के चेहरों पर स्तब्ध भाव देखा, तो वह सचमुच बहुत खुश और आनंदित हुई। पास के आथर्स ने भी एक आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। उस साल भी उसके साथ ऐसा ही हुआ था। जब उसने सिर उठाकर सर्वशक्तिमान मृत्यु सम्राट की ओर देखा और पाया कि वह होटल मालिक है, तो वह भी स्तब्ध रह गया था। आथा बस यही सोच पाया, यह मृत्यु सम्राट ऐसी ही है। यह उसका शौक है, जबकि वह इतनी शक्तिशाली है कि अजेय है। बेली, अभी तुम वहीं रुको। मृत्यु के अधिपति ने लिनली और बेबे की ओर उत्सुकता से देखा। यह वाकई आश्चर्यजनक है। तुम दोनों येन और गोल्ड को मात देने में कामयाब हो गई। लिनली, तुम गोल्ड के हमले का सीधा सामना कर पाओगी, यह मेरी उम्मीदों के अनुरूप था। लेकिन येन की ताकत गोल्ड से कहीं ज्यादा है। बेबे, तुम येन के हमले को झेल पा रही हो, मैं सचमुच हैरान हूँ। बेबे ने ये सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसने ज्यादा उग्र व्यवहार करने की हिम्मत नहीं की, बल्कि केवल एक हल्की सी मुस्कान दिखाई। खुश मत हो, तुम जो कुछ भी झेल पाए उसका कुछ न कुछ संबंध उस बेरूत से जरूर होगा। मृत्यु के अधिपति ने भावुक होकर आह भरी। मानना पड़ेगा, वह बच्चा बेरूत तुम्हारे लिए सचमुच। लिनली मन ही मन उलझन में थी। बेबे, लिनली ने मन ही मन पूछा। बॉस, मुझे भी नहीं पता, मैंने तो बस खुद पर भरोसा करके इसे सह लिया। बेबे ने मन ही मन कहा। लिनली, मैंने सुना है कि तुम अपने परिवार और दोस्तों की आत्माओं को ढूंढने के लिए इस यात्रा पर आए हो जो अब जीवित नहीं रहे। तुम चाहती हो कि उन्हें अपनी याददाश्त वापस मिल जाए, है ना? मृत्यु के अधिपति ने कहा। लिनली ने अपना सिर उठाकर सॉवरेन की ओर देखा और आशा से कहा, हाँ सॉवरेन, कृपया मेरी मदद करें सॉवरेन। मेरे द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर, चूंकि तुम दोनों ने अबीसाल पर्वत की तलहटी से यहाँ तक का सफर तय किया है, इसलिए मुझे तुम्हारी एक प्रार्थना स्वीकार करनी चाहिए, मृत्यु के अधिपति ने कहा।
लिनली और बेबे दोनों ने मृत्यु के अधिपति को घूरा, जिन्होंने आगे कहा, बहरहाल तुमने टीना को मार डाला। तार्किक रूप से मुझे भी तुम दोनों को मारकर टीना का बदला लेना चाहिए। लिनली और बेबे दंग रह गए। यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे तुम्हें इनाम देना चाहिए। टीना को मारने के लिए मुझे तुम्हें सजा देनी चाहिए। तो फिर इनाम और सजा एक दूसरे को रद्द कर देते हैं। मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा भी नहीं। तुम दोनों तुरंत चले जाओ। जब मैं तुम्हारे चेहरे के भावों के बारे में सोचता हूँ तो तुम सचमुच। हाँ, मृत्यु के अधिपति खुद को फिर से हंसने से नहीं रोक पाए। उसने मना कर दिया, संप्रभु। लिनली और बेबे ने तुरंत पुकारा, संप्रभु। येनवे ने भी तत्काल पुकारा। कोई भी पक्ष इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? पहले हंस रही मृत्यु सम्राट का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया और उसका चेहरा उतर गया। उसने अपनी नजरों से तीनों को घूरा। उसकी इस नजर ने ही लिनली और बेबे को ऐसा महसूस कराया जैसे उनकी आत्माएं हिल गई हों। जहाँ तक येनवे की बात है, वह भी इतनी डरी हुई थी कि अब एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि मृत्यु सम्राट का स्वभाव कैसा होता है। हालांकि वह खुशी से हंस रही थी, लेकिन ये बहुत संभव था कि अगले ही पल वह किसी को कठोर दंड दे दे। येनवे ने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन लिनली कैसे हार मानने को तैयार हो सकती थी। सार्वभौम, लिनली ने जल्दी से पुकारा और साथ ही ब्लडरिज सॉवरेन का पदक भी उतार दिया। लिनली एक बार फिर घुटनों के बल बैठा और विनती की, सार्वभौम, ब्लडरिज सॉवरेन की खातिर मुझे एक मौका दीजिए। मुझे अपने माता पिता और भाइयों को बचाने दीजिए। मुझे बस एक मौका चाहिए। हंसी की बात है, एक ठंडी आवाज गूंजी। लिनली ने देखने के लिए अपना सिर उठाया। पास ही खड़ी येनवे हंस रही थी। लिनली, ब्लडरिज सॉवरेन में ऐसी क्या बड़ी बात है? क्या तुम जानती हो कि मेरी मालकिन पूरे पाताल लोक की सबसे शक्तिशाली सॉवरेन है, मृत्यु की प्रमुख सॉवरेन। ब्रह्मांड के अनगिनत लोकों में केवल 3 अन्य उच्च लोकों के 3 प्रमुख सॉवरेन ही बराबर हैं, जो मेरी मालकिन के बराबर हैं। और तुम उससे ब्लडरिज सॉवरेन का जिक्र कर रही हो। अगर तुमने अपने उस रेडबर्ड सॉवरेन का जिक्र भी कर दिया तो भी कोई फायदा नहीं होगा। पुस्तक 18, हाई गॉड, अध्याय 32, पाताल लोक हृदय। लिनली का दिल कांप उठा। मृत्यु का मुख्य शासक। लिनली जानता था कि प्रत्येक कानून या आदेश में 7 शक्तिशाली शासक होते हैं, जिनमें एक उच्च शासक, 2 मध्यवर्ती शासक और 4 छोटे शासक होते हैं। 7 मौलिक कानून और 4 महान आदेश। कुल मिलाकर केवल 11 उच्च शासक थे, और इन 11 उच्च शासकों को मुख्य शासक भी कहा जाता था। वे अपने कानूनों और आदेशों के सर्वोच्च राजा थे, मुख्य समान व्यक्ति। वे ओवरगॉड स्तर से नीचे के सबसे महान अस्तित्व थे। जहाँ तक अधिदेवताओं का प्रश्न है, वे तो आज्ञापत्रों के साक्षात रूप थे। उनमें कोई मानवीय भावनाएं नहीं थीं, न ही वे संघर्षों और युद्धों में हस्तक्षेप करते थे। उन्हें मनुष्य नहीं माना जा सकता था। इस प्रकार 11 प्रमुख देवताओं को निश्चित रूप से ब्रह्मांड का सर्वोच्च अस्तित्व माना जा सकता है। और येनवे जो कह रही थी, उससे ऐसा लग रहा था मानो 4 उच्चतर तलों के 4 मुख्य शासक 11 मुख्य शासकों में सबसे शक्तिशाली थे। कोई भी कल्पना कर सकता था कि अपने सिंहासन पर विराजमान मृत्यु के इस शासक का क्या रुतबा होगा। लिनली का उसके सामने ब्लडरिज शासक का जिक्र करना वाकई हास्यास्पद था। साहब, पास खड़ी बेबे ने भी घबराकर कहा, मेरे बॉस, वो अपना मुंह बंद करो। मृत्यु की अधिपति ने अपने सिंहासन पर विराजमान होकर शांति से कहा। बेबे को तुरंत एक जबरदस्त दबाव महसूस हुआ, जिससे वह बोल नहीं पाया। मैंने जो फैसले लिए हैं वे निश्चित रूप से अपरिवर्तनीय हैं। इनाम और सजा एक दूसरे को रद्द कर देते हैं। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। लिनली ने अपना सिर उठाकर बैठे हुए मृत्यु के सम्राट की ओर देखा। वह अभी भी उस लंबे बैंगनी वस्त्र में थी और उसके बाल अभी भी लंबे और रक्त लाल थे। इस महिला का चेहरा कितना सुंदर और लाजवाब था, लेकिन उससे निकलने वाली स्वाभाविक आभा ने लिनली को शक्तिहीन महसूस कराया। ये 4 उच्चतर लोकों की 4 प्रमुख अधिपतियों में से एक थी। पाताल लोक की प्रमुख अधिपति, एक शक्तिशाली, सर्वोच्च, अजेय सत्ता। महाराज, अब मैं और मेरा भाई यहाँ से चले जाएंगे। लिनली खड़ा हुआ, अभी भी झुक रहा था। हम, मृत्यु के सम्राट ने शांतिपूर्वक स्वीकार किया। बेबे खुद को लिनली को घूरने से नहीं रोक सकी और घबराहट में मन ही मन सोचने लगी, बॉस, क्या अब हम जा रहे हैं? ठीक है, हम अभी जा रहे हैं। सम्राट का फैसला अटल है। हमें बस हर पल का पूरा लाभ उठाना है और पाताल लोक के अन्य सम्राटों को ढूंढने के लिए जल्दी करना है। लिनली ने मन ही मन संदेश भेजा। उसने मृत्यु के सम्राट से बार बार विनती की थी, लेकिन वह उसे जरा भी हिला नहीं पाया था। मृत्यु का ये सम्राट हमारी मदद करने को तैयार नहीं है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि बाकी 6 भी ऐसे ही होंगे। लिनली किसी भी तरह हार नहीं मान सकती थी। जब उसने सोचा कि उसके पिता, येल, जॉर्ज और बाकी लोग जिंदगी और मौत के खतरे में हैं, तो लिनली घबरा गया। वे यूलान महाद्वीप में मर गए थे, लेकिन वह असली मौत नहीं थी, क्योंकि उनकी आत्माएं बच गई थीं। लेकिन पाताल लोक में मरने का मतलब था कि उनकी आत्माएं बिखर जाएंगी, ठीक उसके दादा डोहइंग की तरह, और फिर कभी जिंदा नहीं होंगी। लिनली चुपचाप खड़े होकर उनकी आत्माओं को बिखरते हुए देखने को तैयार नहीं थी। भले ही उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े, उसे उन्हें बचाना ही होगा। लिनली ने ऊंचे स्थान पर बैठे मृत्यु के सम्राट की ओर देखा। ठीक है, चलो चलें। लिनली और बेबे ने फिर भी मृत्यु के मुख्य शासक को बहुत विनम्रता से प्रणाम किया, फिर मुड़कर बाहरी महल की ओर चल पड़े। सोने के सांप और चांदी के सांप, साथ ही आथस, बेली और अन्य लोग लिनली और बेबे को जाते हुए देखते रहे। उनके चेहरों के भाव अलग अलग थे। सोने के सांप और चांदी के सांप, पति पत्नी, बस ठंडी हंसी हंस रहे थे।
एक मिनट रुको। अचानक एक ठंडी आवाज गूंजी। लिनली और बेबे, जो पहले ही महल के द्वार पर पहुंच चुके थे, अचानक रुक गए। लिनली ने आश्चर्य और खुशी से मृत्यु के मुख्य शासक की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। लिनली की आंखें चमक रही थीं। सार्वभौम ने मुझे पुकारा। क्या हो सकता है कि उसने अपना मन बदल लिया हो? सार्वभौम ने अपना मन क्यों बदला? लेकिन फिर सार्वभौम भी तो कभी एक साधारण इंसान थी। शायद वह सचमुच अपना मन बदल लें। अभी भी एक मौका है। लिनली तनावग्रस्त हो गया। बेबे ने भी अपना सिर उठाकर मृत्यु के मुख्य शासक की ओर देखा। वह भी हैरान और आशान्वित था। लिनली, मैं तुम्हें चेतावनी दे दूं कि तुम्हें पाताल लोक के दूसरे शासकों को ढूंढने की जरूरत नहीं है। तुम सीधे नरक लोक वापस जा सकती हो। मृत्यु की प्रमुख शासक ने शांति से कहा, लेकिन उसकी आंखें लिनली के चेहरे के भावों को दिलचस्पी से देखती रहीं। क्यों? लिनली का दिल कांप उठा। उसे बुरा लग रहा था। जब आम लोग मरते हैं तो उनकी आत्माएं पाताल लोक में प्रवेश करती हैं और एक मरे हुए प्राणी का रूप धारण कर लेती हैं। ये प्राकृतिक नियमों का हिस्सा है, जबकि इस नियम के प्रबंधन पर नियंत्रण एक खजाने में बदल गया है, मेरे पाताल लोक के सर्वोच्च खजाने, पाताल लोक हृदय में। अगर कोई यह जानना चाहता है कि आपके पिता और मित्र किस मरे हुए प्राणी में परिवर्तित हुए, तो इस पाताल लोक हृदय का उपयोग करना होगा। और यह पाताल लोक हृदय मेरे नियंत्रण में है, मृत्यु के प्रमुख शासक ने ठंडे स्वर में कहा। लिनली मदद नहीं कर सका, लेकिन मौत के मुख्य शासक को घूरने लगा। पाताल लोक का हृदय, तो ये पाताल लोक का हृदय ही था जो सब कुछ नियंत्रित करता था। ये सर्वोच्च खजाना मृत्यु के प्रमुख शासक के नियंत्रण में था। ये वास्तव में उचित था। मृत्यु की प्रमुख अधिपति ने लिनली की ओर देखा। उसके होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। मैंने तुमसे कहा था, सजा के तौर पर मैं तुम्हारे पिता और तुम्हारे दोस्तों को नहीं बचाऊंगी, इसलिए उन्हें बचाने की बात तो छोड़ ही दो। अगर तुम दूसरे पाताल लोक के अधिपतियों से भीख भी मांग लो तो भी मैं उन्हें पाताल लोक के हृदय का इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। मुझे लगता है उनमें मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं होगी, और तुममें इतनी भी योग्यता नहीं कि वे मेरी अवज्ञा करने की इच्छा जगा सकें। इस प्रकार आप सीधे नरक लोक में वापस जा सकते हैं। मृत्यु के प्रमुख शासक ने शांति से कहा। टकराना। लिनली को लगा जैसे उसके दिमाग में कोई विस्फोट हो गया हो। पाताल लोक का हृदय, पिता, बॉस येल, जॉर्ज, तरह तरह की बातें उसके दिमाग में बेतरतीब ढंग से उलझ गईं। लिनली के दिमाग में सारी तार्किक सोच खत्म हो गई थी। वह पूरी तरह स्तब्ध था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत समय बीत गया हो। लिनली को लगा जैसे वह किसी सपने में हो, मानो उसका दिमाग स्तब्ध हो गया हो, और अचानक वह जाग गया। नहीं, लिनली ने अचानक अपना सिर उठाया और मृत्यु के प्रमुख सम्राट को घूरने लगा। महाराज, आप यह नहीं कर सकते, आप यह नहीं कर सकते। महाराज, अगर आप उन्हें बचाने को तैयार नहीं हैं, तो मैं, लिनली, शिकायत का एक शब्द भी नहीं कहूंगा। लेकिन आप दूसरे सम्राटों को नहीं रोक सकते। आप नहीं रोक सकते, आप नहीं रोक सकते। लिनली पहले ही निराशा में डूब चुका था। मृत्यु के प्रमुख शासक के सामने वह उसकी शक्ति का विरोध करने या उससे कुछ भी करवाने में पूरी तरह असमर्थ था। वह बस शक्तिहीन होकर बोल सकता था। निराशा में वह सम्मान से बोलना भी भूल गया। अगर वह स्पष्ट बुद्धि का होता तो ऐसी गलती कभी न करता। बेबे ने भी मृत्यु के प्रमुख शासक को घूर कर देखा। उसकी आंखें भी अविश्वास से भर गईं। यही तुम्हारी सजा है, मृत्यु के प्रमुख शासक ने शांतिपूर्वक कहा। महाराज, बेबे अचानक आगे बढ़ी। धृष्टता। महल के उठे हुए मंच के दोनों सिरों पर दो दासियां खड़ी थीं। उनमें से एक ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा, पीछे हटो। बेबे वहीं खड़ा रहा। उसका सिर उठा हुआ था और वह मृत्यु के प्रमुख शासक को घूर रहा था। सार्वभौम, आप अजेय प्रमुख शासक हैं। हाँ, मैंने एक आत्मा सांप को मारा था। वह टीना थी या नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। बेबे ने अपना सिर ऊंचा किया। सार्वभौम, आपने हमारी परीक्षा लेने के लिए लोगों का इंतजाम किया था। मुझे कैसे पता चलता कि यह सिर्फ एक परीक्षा थी? वह मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। क्या मुझे जवाबी कार्रवाई करने की इजाजत नहीं थी? टकराना। बेबे अचानक घुटनों के बल गिर पड़ा, लेकिन उसका सिर ऊंचा था और वह मृत्यु के प्रमुख शासक को घूर रहा था। मुझे नहीं लगता कि मैं गलत था। अगर मृत्यु के प्रमुख शासक को लगता है कि मैं गलत था तो मुझे सजा दें। मुझे सीधे सजा दें, मेरे बॉस को नहीं। मैंने ही उस आत्मा सांप को मारा था। मैंने ही यह काम किया है और मैं इसकी सजा स्वीकार करूंगा। मेरे बॉस को इसमें मत उलझाओ। आओ, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार डालो। बेबे ने सिर ऊंचा करके एक अनियंत्रित, बेकाबू नजर से सीधे शासक को घूरा। लिनली यह सुनकर दंग रह गई। महल के सामने खड़े आथस और बेली हैरानी से बेबे को देख रहे थे। यहाँ तक कि सोने का सांप और चांदी का सर्प, वह पति पत्नी जोड़ा भी स्तब्ध रह गया। बहुत बढ़िया। मृत्यु के मुख्य शासक ने शांति से नीचे बेबे की ओर देखा। टकराना। एक भयानक शक्ति प्रकट हुई और एक धमाके की आवाज के साथ बेबे नीचे की ओर धंस गया और महल के फर्श पर जा गिरा। हालांकि बेबे ने अपनी मुठ्ठियां जमीन पर दबा रखी थीं, जिससे उसकी कमर सीधी हो गई थी। वह अपना सिर ऊंचा करके मृत्यु के प्रमुख सम्राट को घूरता रहा। स्विश। लिनली अचानक बेबे के सामने आ गया। उसने अपना सिर ऊंचा किया और मृत्यु के प्रमुख शासक को घूरने लगा। प्रमुख शासक, मैंने ही बेबे को उस आत्मिक सांप को मारने का आदेश दिया था। उस समय हम अगाध फल प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन वह अगाध सांप हमें रोक रहा था, इसलिए मैंने बेबे को उसे मारने का आदेश दिया और मैं अगाध फल प्राप्त करने के अवसर का लाभ उठाऊंगा। बेबे तो बस मेरे आदेश का पालन कर रहा था। बेबे। लिनली मन ही मन उस पर चिल्लाई, क्या तुम पागल हो? एक बार तुम मर गए तो तुम्हारा कोई दिव्य क्लोन भी नहीं बचेगा।
तुम सचमुच मर जाओगे। निन्नी क्या करेगी? तुम्हारी बेटी इना क्या करेगी? और बेरूत का भी दिल टूट जाएगा। बॉस, बेबे ने लिनली की ओर देखा। अपना मुंह बंद करो, कुछ मत बोलो। लिनली मन ही मन चिल्लाई। बेबे हकलाया, लेकिन अंत में चुप रहा। लिनली ने अपना सिर उठाकर मृत्यु के प्रमुख सम्राट को देखा, जो उसके ऊपर ऊंचे स्थान पर विराजमान थे। वह अजेय आभा सचमुच भय पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। लिनली ने मृत्यु के प्रमुख सम्राट को घूरकर देखा। महाराज, दंड तो दंड है, पुरस्कार तो पुरस्कार है। ये दोनों एक दूसरे को कैसे रद्द कर सकते हैं? मैं अपनी सजा भुगतने को तैयार हूँ। मैं आपसे केवल यही प्रार्थना करता हूँ, महाराज, कि आप मेरे पिता और भाइयों को बचाएं। अगर आप मुझे मारना भी चाहें, तो भी मैं शिकायत का एक शब्द भी नहीं कहूंगा। लिनले को मार डालो। बेबे अचानक मुड़ी और लिनली को घूरने लगी, जो अपनी पीठ सीधी करके खड़ा था। क्या? आथर्स और बेली अविश्वास से देखते रहे। जहाँ तक विशाल सुनहरे सांप और चांदी के सर्प का सवाल है, वे और उनके 9 बच्चे लिनली को आश्चर्य से देखते रहे। बॉस, आप क्या कर रहे हैं? बेबे ने घबराहट में चिल्लाकर कहा। बेबे, अगर मैं मारा भी गया तो भी मेरा दिव्य अग्नि क्लोन यूलान महाद्वीप पर रहेगा। हालांकि मैं अपने पिता और भाइयों की खातिर अपने दिव्य अग्नि क्लोन पर निर्भर रहकर सर्वोच्च विशेषज्ञ नहीं बन पाऊंगा। तो क्या हुआ अगर मैं सर्वोच्च विशेषज्ञ नहीं बन पाया? लिनली ने मन ही मन पूछा। लेकिन अगर मेरे पिता और भाइयों की आत्माएं पाताल लोक में बिखर गईं और नष्ट हो गईं, तो भले ही मैं बेरूत के स्तर का विशेषज्ञ बन जाऊं, मुझे कभी चैन नहीं मिलेगा और मुझे जीवन भर इसका पछतावा रहेगा। दादाजी डोहइंग ने एक बार मेरी खातिर अपनी आत्मा को बिखरने दिया था। मेरे भाइयों, मेरे पिता, उनमें अभी भी आशा है। मैं सिर्फ सर्वोच्च विशेषज्ञ बनने के लिए उन्हें नहीं छोड़ सकता। बेबे दंग रह गई। अगर मैं अपने परिवार और दोस्तों को जीवित और स्वस्थ रहने दे सकता हूँ, भले ही मैं प्रसिद्धि और शक्ति छोड़ दूं, तो क्या होगा? लिनली ने अपना सिर उठाया और मृत्यु के मुख्य शासक की ओर देखा। Reward is reward, punishment is punishment. The chief sovereign of death repeated these words, and then stared downwards at Linley. Linley, your future is limitless. Are you willing to give up your future potential for the sake of those weak little undead? The chief sovereign of death's words caused Linley's body to tremble. Clearly, the chief sovereign of death also knew that Linley had a divine clone in another plane. I am willing. Linley held his head high. Sometimes, a person should maintain his pursuits. Sometimes, a person had to give them up. Today, giving up his pursuits might mean he would never become a supreme expert. However, he would have his family and have his lifelong friends. This was enough to satisfy Linley. After all, it was hard to achieve perfection in everything. The chief sovereign of death stared at Linley, then said calmly, "You are willing to give it up, but I'm not going to agree." Linley, who had already prepared himself, was stunned. You feel that rewards and punishments cannot cancel each other out, but, as far as I'm concerned, they should. This is a rule which I have set. What you need to do is to obey my rules. The chief sovereign of death laughed coldly as she stared down towards Linley, as though she were looking at a maddened ant. Bibi suddenly rose to his feet. Sovereign. Linley stretched his hand out to stop him while shouting mentally, "Bebe." Bibi's face was purple. He turned to stare at Linley. The result of offending a sovereign is to die for nothing. Understood, Linley sent mentally. Linley raised his head, looking at the sovereign. He said, one word and sentence at a time. Sovereign, really, is there really no hope at all? When Linley thought of the grief his father had lived in for so many years, and how he had died without even successfully avenging Linley's mother, and how Boss Yale had collapsed to the point of begging for Reynolds to kill him, Linley felt heartsick when he thought of his father and friends. Boss, Bibi looked at Linley, sensing his grief. Sovereign. Suddenly, the nearby Arthur spoke out. Sovereign, aren't the planar wars starting soon? Didn't you say that if a commander is killed, why not just change that a bit? Oh, the chief sovereign of death actually let out a rare laugh. Arthurs, you really are clever. I nearly forgot. And then, she turned to stare at Linley and Bibi. Linley, I have wonderful news for you. You wish to save your father and friends. Yes, there is hope. There is still a little bit of hope. Linley and Bibi both immediately raised their heads to stare at the chief sovereign of death. Up above hope, Linley felt a blaze of eagerness in his heart. The chief sovereign of death said, 7 divine planes, 4 higher realms. Between them, there is an extremely rowdy event that will occur every trillion years. The planar wars. Linley's heart trembled. Planar युद्ध. उसने इनके बारे में बहुत पहले सुना था, लेकिन उसे बस इतना पता था कि 2 विमानों के बीच की लड़ाई बेहद भीषण होती है। एक ऐसा युद्ध जिसमें बहुत बड़ी संख्या में विशेषज्ञ मारे जाते हैं। और अब दिव्य अंधकार तल और दिव्य प्रकाश तल के बीच एक प्लेनर युद्ध चल रहा है। दिव्य अंधकार तल मेरे पाताल लोक पक्ष का है। पाताल लोक के टार्टस के स्वामी इसमें भाग लेने के योग्य हैं। उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए प्लेनर युद्ध के नियमों में कहा गया है कि यदि वे 10 शत्रु सेनापतियों को मार गिराते हैं, तो वे अपने पक्ष के किसी सम्राट से अनुरोध कर सकते हैं। आप सम्राट से अपने लिए एक सम्राट कलाकृति बनाने का अनुरोध कर सकते हैं। आक्रमण, भौतिक रक्षा, आध्यात्मिक रक्षा, आप अपनी इच्छानुसार चुन सकते हैं। सम्राट आपके लिए इसे अवश्य पूरा करेंगे, लेकिन हाँ, आप पहले भी अनुरोध कर सकते हैं। मृत्यु के प्रमुख शासक ने कहा, अब आप दिव्य अंधकार विमान की सहायता के लिए जा सकते हैं। अगर आप किसी कमांडर को मारते हैं, तो मैं आपके परिवार या दोस्तों में से किसी एक को ढूंढने में आपकी मदद करूंगा और उन्हें अपनी याददाश्त वापस पाने में मदद करूंगा। अगर आप 2 को मारते हैं, तो मैं 2 को बचाने में आपकी मदद करूंगा। अगर आप बहुत से लोगों को बचाना चाहते हैं, तो दुश्मन कमांडरों को मारने के लिए कड़ी मेहनत करें। लिनली की आंखें तुरंत चमक उठीं। हो गया, लिनली ने जल्दी से कहा, अधीर मत हो, मैं तुम्हें चेतावनी देना भूल गया।
प्लेनर युद्धों में कमांडर स्तर के सभी विशेषज्ञ टार्टस के लॉर्ड स्तर के होते हैं, जिन्हें नरकीय क्षेत्र परजेटरी कमांडर कहता है। मृत्यु के प्रमुख शासक ने शांति से कहा, उनमें से सबसे कमजोर तुम्हारे बराबर होना चाहिए, जबकि सबसे शक्तिशाली हाई गॉड पैरागॉन है। लिनली के चेहरे के भाव तुरंत जम गए। क्या ये सब परगेटरी कमांडर स्तर के विशेषज्ञ थे? जो कमांडर थे वे रीसगेम या मिलो द्वीप के महल के स्वामी मोसी जैसे थे। लिनली को उनके जैसे विशेषज्ञों को मारना चाहिए था। प्लेनर युद्धों में कमांडर एक उच्च पद होता है। स्वाभाविक रूप से इसमें विभिन्न विमानों के सर्वोच्च विशेषज्ञ शामिल होते हैं। मृत्यु के प्रमुख शासक ने धीरे से कहा, यदि आप कमांडर बनना चाहते हैं तो शर्त यह है कि आप टार्टस के लॉर्ड या किसी प्रांत के लॉर्ड प्रीफेक्ट हों। केवल ऐसा करने पर ही आप प्रवेश के योग्य हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि किस स्तर की शक्ति की आवश्यकता है। यदि आप उन्हें मारने जाते हैं लेकिन अंत में किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आपसे अधिक शक्तिशाली है, तो आप समाप्त हो जाएंगे। लिनली को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बड़ा पत्थर उसकी छाती पर टूट पड़ा हो, जिससे उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। वह लड़ना चाहता था, लेकिन क्या उसके पास ये क्षमता थी? वे सिर्फ 7 सितारा राक्षस नहीं थे, वे परगेटरी कमांडर थे, टार्टस के स्वामी, सबसे महान विशेषज्ञ, और उनमें बेरूथ और डनिंगटन जैसे अजेय व्यक्ति भी शामिल थे। उन्हें मारने के लिए मृत्यु के प्रमुख सम्राट ने लिनली को घूरा। यही वह आशा है जिसकी मैंने बात की थी। पहले दुश्मन कमांडर को मारने पर इनाम मिलता था, लेकिन तुम इसका इस्तेमाल अपने प्रियजनों को बचाने के लिए कर सकते हो। तुम जितने कमांडर को मारोगे, मैं तुम्हारे किसी प्रियजन को बचाऊंगा। बेबे ने गुस्से से सम्राट को देखा। ये तो बहुत नाइंसाफी थी। एक कमांडर को मारना बहुत बड़ा पुण्य था, लेकिन मृत्यु का अधिपति तो सिर्फ एक ही इंसान को बचाएगा। लेकिन अगर लिनली अपने प्रियजनों को बचाना चाहता था तो यही एकमात्र रास्ता था, और कोई चारा नहीं था। अगर तुम डरे हुए हो तो अभी जा सकते हो, मृत्यु के प्रमुख शासक ने शांति से कहा। मैं स्वीकार करता हूँ। लिनली ने अपना सिर उठाया और मृत्यु के मुख्य शासक की ओर देखा। भले ही उसे चाकुओं के पहाड़ पर चढ़ना पड़े या आग के समुद्र में उतरना पड़े, लिनली प्रयास करेगा।